क्या बोलता है अपने पास, एक वस्तु का ताप केल्विन स्केल पर x केल्विन है तो फ़ारेनहाइट स्केल पर वस्तु का ताप मेरे पास x डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो x का मान मेरे पास क्या होगा सर, दोनों स्केल पे वैल्यू मेरे पास सेम आ रहा है। याद करते सर, हमने कहा था कि फ़ारेनहाइट स्केल और आपके केल्विन स्केल याद करते हैं सर, इनका लोअर फिक्स पॉइंट 32 था, इसका 273 था, है ना, रुको रुको है ना, इसका अपर फिक्स पॉइंट था कितना 212, ये कितना मेरे पास था आपका 373 था। तो बोला कि दोनों का वैल्यू से मेरे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो याद करते हैं सर, बीच वाला वैल्यू माइनस नीचे वाला, बीच वाला वैल्यू माइनस नीचे वाला, बहुत बढ़िया। तो डिवाइड में कितना है, टोटल रेंज 212 माइनस 32, 373 माइनस 273। सर ठीक है, सॉल्व करता हूं, कितना बचेगा, x माइनस 32 तो ये हो गया है ना, चलेगा। डिवाइड से कितना बचेगा, 180 आएगा, इक्वल में x माइनस 273 से बटे में कितना 100 आएगा। एक जीरो काटेंगे, 2 से काटने से कितना 9 बार में, ये 5 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू एक्स 5x 160, 9 इंटू ये कितना x हो जाएगा माइनस, जरा इनको करते हैं मल्टीप्लाई। मैं फिलहाल कर रहा हूँ कैलकुलेटर का इस्तेमाल, आप लोग खुद से कीजिएगा, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन करना कैसे, ठीक है। टाइम बचाने के लिए हम करेंगे कैलकुलेटर का इस्तेमाल, हम नहीं मतलब मैं करूंगा, ठीक है, आप नहीं करोगे। 9 इंटू 273 कितना बचेगा, 2457, ठीक सर। अब इसको लाएंगे इस तरफ और इसको ले जाएंगे उस तरफ, तो 9 माइनस 5 कितना 4x मेरे पास आएगा, और 2457 माइनस का 160, तो ठीक है, माइनस 160 कर देंगे, कितना आएगा 2297, ये मेरे पास आएगा। 4 का भाग दो, 4 का भाग दिया जाए तो 4 का भाग देने पे कितना आएगा, 4 का भाग देने पे कितना 574.25, ये मेरे पास क्या है एक्स वैल्यू। तो 574.25 एग्जैक्टली मेरे पास ये इसका वैल्यू निकल कर आएगा। हाँ जी सर, ऐसे क्वेश्चन हमने केल्विन और डिग्री में भी कर रखे हैं, है ना, केल्विन सेल्सियस स्केल में, फ़ारेनहाइट में कर रखे हैं। देखो सेल्सियस स्केल का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फ़ारेनहाइट स्केल पे इसका मान मेरे पास क्या हो, समझते हैं। हमने कल बताया था कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो संबंध होता है सर, सेल्सियस बराबर हमने कितना 5/9 इंटू एफ माइनस 32 आपको बताया हुआ है। बोला गया है कि सेल्सियस पे जो मान है वो 25 है, तो फ़ारेनहाइट पे उसका वैल्यू क्या होगा, 5/9 फ़ारेनहाइट एफ माइनस कितना 32, बहुत बढ़िया, 5 से काटा 5 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 5 कितना 45, एफ माइनस कितना 32 आएगा, 32 आएगा इस तरफ, तो मेरे पास क्या है, एफ का जो वैल्यू है वो कितना मेरे पास 45 प्लस कितना 32 है, तो कितना बचेगा 77। तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट ये आपका संगत मान होगा इस दिए हुए तापमान के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, किस ताप पर फ़ारेनहाइट स्केल का माप सेल्सियस के माप का दोगुना हो। क्या बोलता है कि फ़ारेनहाइट का जो माप है सेल्सियस के माप का दोगुना है, ऐसा वो कह रहा है। क्या इनका आपस में संबंध हम लोग जानते हैं क्या इनका आपस में संबंध क्या होता है, ज्यादा को क्या बोलते हैं तो संबंध आपने से लिखवाया C बराबर F/9 F माइनस 32, ठीक सर चलेगा। तो हम लोग यहां पर मान से रखते हैं किसका, F का, तो F का मान इसमें चिपका दो, तो C बराबर 5/9, F का मान से कितना 2C माइनस कितना 32, ठीक है, 9 आएगा इस तरफ से कितना 9C, 5 इंटू 2 कितना 10, 5 इंटू 32 कितना 160, बहुत बढ़िया, 9 जाएगा उस तरफ 160 आएगा इस तरफ, कितना बचेगा 10C माइनस का 9C इक्वल में कितना 160, बहुत बढ़िया। तो C इज इक्वल टू 160, मतलब कि 160 डिग्री सेल्सियस पर ऐसा होगा जो क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है, चल जाएगा। हाँ जी सर, अगर यही वैल्यू आपको देना हो किसमें F में, तो कितना 2C मेरे पास आएगा कितना 320 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये वो तापमान है, चल जाएगा। जी हाँ सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, ये मेरे पास देखो, तो कोई रैंडम सा कोई नया नया स्केल है, इस नए नए स्केल के लिए बोला गया है कि किस तापमान पर इन दोनों का पाठ्यांक सेम आएगा। कोई बोला हुआ किस तापमान पर ए और बी दोनों का पाठ्यांक मेरे पास सेम आएगा, सेम मतलब सेम टू सेम, तो एक काम करो, इसको x लिख दो और इसको भी लिख दो x। कब सोल्व करते हैं, 10 से 10 11 से कटेगा 2 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 42 84, एक वहां जाएगा x माइनस का 72, बहुत बढ़िया, x को लाएंगे इस तरफ, ये जाएगा उस तरफ, तो कितना 2x माइनस का x बराबर 84 माइनस 72, कितना बचेगा 12,
मिल जाएगा। तो x का वैल्यू कितना पास है 12, मतलब कि ये वो टेम्परेचर है जहां पर दोनों का रीडिंग मेरे पास क्या एकदम सेम टू सेम निकल कर आ जाएगा। और आई होप इसमें हमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्त, चल जाएगा। हाँ जी सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। किस पदार्थ का ताप 27 डिग्री, किसी पदार्थ का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर केल्विन में कितना वृद्धि होगा? हमने याद करो, हमने कहा था कि तापमान का परिवर्तन जितना सेल्सियस में होता है उतना ही केल्विन में होता है। तो अगर सेल्सियस में वैल्यू 27 बढ़ रहा है तो केल्विन में भी कितना 27 ही मेरे पास बढ़ेगा। तो क्या है, दोनों में तापमान में आने वाला परिवर्तन सेम चलता है, सेल्सियस और केल्विन का। चलेगा? हाँ सर, वेरी गुड। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। सेंटीग्रेड स्केल पर एक वस्तु का तापमान 30 डिग्री से बढ़ता है तो फ़ारेनहाइट पे कितना बढ़ेगा? याद करो, ये भी कल बताया था कि सर डेल्टा सी कितना होता है, ऐसे होता है 5/9 इंटू डेल्टा एफ होता है। याद है? यस सर। सेल्सियस पे तापमान 30 डिग्री का परिवर्तन है। हमसे पूछा कि फ़ारेनहाइट पे उस तापमान में कितना परिवर्तन आएगा। तो 5 से काटेंगे 6 बार में, गुणा करो 6 9 कितना 54। तो फ़ारेनहाइट पे आने वाला परिवर्तन 54 डिग्री का मेरे पास होगा। चलेगा? हाँ जी सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला सवाल। एक प्रतिरोध तापमान बेकार प्रतिरोध 10 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री पर दे रखा है। ये देखो, लोअर लिमिट 10 डिग्री पे प्रतिरोध कितना अपने को 2.71 बोला गया और अपर लिमिट कितना बोला उन्होंने 100 डिग्री पे प्रतिरोध का कितना 3.7 आपको बोला गया। तो बोला गया है कि किस तापमान पर इसका जो प्रतिरोध है वो 3.26 हो जाएगा। सब बात करता हूं, बीच वाली वैल्यू माइनस नीचे वाला, बीच वाला वैल्यू माइनस नीचे वाला। बहुत बढ़िया। डिवाइड में पूरा रेंज कितना आएगा 100 माइनस 10, डिवाइड में पूरा रेंज कितना आएगा मेरे पास 3.7 माइनस 2.71। जी हाँ, बहुत बढ़िया। सॉल्व करते हैं, कितना आएगा t माइनस का 10, डिवाइड में कितना मेरे पास है 100 माइनस 10 कितना 90 मेरे पास आएगा। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, जरा इनको घटाओ तो 3.26 2.71, 6 में से गया 5, 12 में से 7 गया कितना 5, तो 0.55, तो 0.55 मेरे पास ही आएगा। में से कितना 0.99 मेरे पास आएगा घटाने पे। ठीक है, 2 उड़ा दिए, कट करें, 11 से कटेगा 5 बार में, 11 से कटेगा 9 बार में, 9 से कटेगा 10 बार में। सब बहुत बढ़िया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो t माइनस 10, 10 जाएगा वहां पे से कितना मेरे पास 50 होगा। इस 10 को वहां भेजते हैं तो 10 प्लस 50 कितना 60, तो 60 डिग्री सेल्सियस वो मेरे पास तापमान है जहां पे आपको प्रतिरोध 3.26 देखने को मिलेगा। तो बहुत बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात अपने पास नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हो नियत आयतन का गैस ताप मापिए। ठीक है, इसमें भी वही कहानी कि आयतन नियत होता है तो हम जानते हैं कि जो प्रेशर होता है वो तापमान के समानुपाती होता है। चल ठीक है, या मेरे पास क्या एक तापमापी गुण होता है। वेरी गुड। बात करते हैं लोअर लिमिट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रेशर कितना बोला गया अपने से 50 सेंटीमीटर मरकरी के बराबर, और आपका अपर लिमिट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आपका बोला गया प्रेशर वो कितना 90 सेंटीमीटर मरकरी के बराबर है। तो ठीक है, तुमसे बोला गया है कि जब मेरे पास प्रेशर 60 सेंटीमीटर मरकरी के तुल्य हो उस टाइम पे तापमान क्या होगा। ओके, ये देखो, बीच वाला वैल्यू माइनस नीचे वाला, बीच वाला वैल्यू माइनस नीचे वाला, डिवाइड में टोटल रेंज 100 माइनस 0 बराबर 90 माइनस 50 कर दो बराबर। तो ठीक है, सॉल्व जरा किया कितना बचेगा, देखो t बटे 100 बराबर 60 माइनस 50 10, 90 माइनस 50 40, 1 0 गया। सब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 100 बटे 4 कितना बचेगा 25, तो 25 डिग्री सेल्सियस ये इसका होगा आंसर। तो 25 कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही आंसर होना चाहिए। बोलो भाई क्लियर है क्या सर? जी हाँ, जी हाँ। यहां बात करते हैं, अब मेरे पास क्या है, अगला टॉपिक आपने पढ़ा था कौन सा तापीय प्रसार, है ना, कि भाई थर्मल एक्सपेंशन हमने पढ़ा कि जब कभी किसी वस्तु को गर्म करते हैं उसमें एक्सपेंशन होता है। हाँ सर, वही वाले सवाल है। आओ, एक क्रिस्टल का एक निश्चित दिशा में रेखीय प्रसार गुणांक, भाई एक दिशा मान लो कितना x है और इसके लंबवत दिशा में रेखीय प्रसार गुणांक कितना 2 है। याद करो मेरे पास के आयतन प्रसार गुणांक कितना मेरे पास होगा, है ना, कि लंबवत दिशा में से कितना α2 है और z वाले में से कितना α2 रहा होगा, क्योंकि भैया इसके लंबवत में 2 दिशाएं होती है x y और z, तो x के लंबवत y और z हो गया।
तो हमने कहा था कि आपका जो गामा होता है वो कितना अल्फा एक्स, अल्फा वाई और अल्फा जेड होता है। तो अल्फा एक्स अल्फा वन, अल्फा वाई अल्फा टू, अल्फा जेड अल्फा टू, ठीक है। मेरे पास गामा कितना होगा अल्फा वन प्लस टू अल्फा टू, मेरे पास क्या आने वाला टोटल गामा का वैल्यू। बोलो भाई क्लियर है क्या? हाँ जी सर। तो अल्फा वन प्लस टू अल्फा टू से क्या पाएगा? ऑप्शन सी आपका सही 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 आंसर होना चाहिए। क्या हमें इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट है क्या? ना सर, बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी छड़ का रेखीय प्रसार गुणांक दिया हुआ है और 27 डिग्री सेल्सियस पे उसकी लंबाई मेरे पास L है, तब वह तापमान क्या होगा जिसमें इसकी लंबाई दुगनी हो जाए? तो याद करते हैं, किसी भी तापमान पे लंबाई का फॉर्मूला हमने आपको ये दिया है। याद रखेंगे कि सर जो आपका L नॉट होता है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड की लंबाई होती है। अच्छा समझते हैं। तो अभी आपको दे रखा कितना 27 पे, तापमान हमेशा डालना है केल्विन में, तो 273 जोड़ने से कितना 300, तो 300 केल्विन पे लंबाई आपको L दे रखा है, ठीक है। तो लंबाई है L नॉट 1 प्लस अल्फा, तापमान 0 डिग्री की तुलना में है ना, 0 डिग्री में बस क्या 0 डिग्री की तुलना में ये लंबाई आपका 0 डिग्री पे होता है ना, हाँ 0 पे होता है। हाँ भैया कछू तो गड़बड़ हुआ था वो, रुकना रुकना रुकना, शायद इसे तो आता तो केल्विन ही है। तो ठीक है, तो 0 की तुलना में कितना मेरे पास ज्यादा है? तो 27 आना चाहिए यार, 27 आना चाहिए। रुको दोस्त रुको, वो एक मिनट बच्चों, एक मिनट रुकेंगे। लंबाई करना अपने को दुगना 2L करूंगा, ये कितना मेरे पास L नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, तापमान मेरे को नहीं पता है। एक काम करते हैं, जरा इनका आपस में भाग दिया जाए, भाग दे देते हैं। तो मेरे पास क्या L नॉट से L नॉट जाएगा, L से L जाएगा, तो 1/2 मेरे पास है 1 प्लस 27 अल्फा 1 प्लस टी इंटू अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 प्लस 54 अल्फा बराबर 1 प्लस टी इंटू अल्फा। 1 को लाएंगे इस तरफ, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा टी इंटू अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 54 अल्फा। एक काम करो, अल्फा करो डिवाइड, तो 1 इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा प्लस 54, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो अल्फा कितना मेरे पास ये रहा, तो 1 बाय 1 1 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मेरे पास है, प्लस कितना 54 है। तो एक काम करो, पॉइंट आएंगे तो आपने पास कितने हैं 5 नंबर्स के बाद पॉइंट, तो 5 0 पर 1 2 3 4 5, ठीक से कट करते हैं। 25 से ये कटेगा 5 टाइम्स, 25 से ये कटेगा 4000 टाइम्स, 5 से फिर काटो से कितना पास होगा 800, तो इनको जो जोड़ोगे तो 854 854, ये आपका आंसर है 854, ये आपका आंसर होगा 854, ये आपका आंसर होना चाहिए 854 है ना। तो हाँ आ तो ही रहा है बॉस 854, ये लग तो ही रहा है, ठीक है। तो 854 आपका ये आंसर आना चाहिए। बोलो हाँ कि ना, कोई डाउट है क्या? ठीक है, अब ध्यान देना। अब हमारे पास क्या है, ये जो टेम्परेचर के, ये टेम्परेचर भी आपका है डिग्री सेल्सियस में, और आपके जो ऑप्शन है किसमें, वो केल्विन में। तो जी हाँ, अगर आप लोग ध्यान दोगे तो इस टेम्परेचर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे 273 जोड़ के केल्विन में, कितना बनेगा 1127 केल्विन, ये बनेगा आपका आंसर। तो 1127 ये इसका एकदम करेक्ट आंसर बन के आपके सामने आएगा। क्लियर है क्या? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, आराम से आप लोग उसको कर सकते हो। आई होप इसमें हमें कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक धात्विक छड़ की लंबाई 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना 5 मीटर है, 2 डिग्री पर गर्म करने पे इसकी लंबाई कितना इतना होता है, तो उसका रेखीय प्रसार गुणांक पूछा गया। तो भाई फॉर्मूला क्या, L बराबर L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है। अच्छा, अंतिम लंबाई आपका भाई कितना है 5.01, प्रारंभिक से कितना 5 के बराबर है, ये कितना 1 प्लस अल्फा आपको निकालने का है, डेल्टा टी से कितना पास है 0 की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर चलेगा। हाँ सर, सोल्व करते हैं। अब देखो इतना लंबा करने की जरूरत है क्या, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5.01, 5 को लेंगे अंदर, 5 प्लस 500 अल्फा, इसको लाएंगे इस तरफ, घटाओ 0.01 बराबर 500 अल्फा, तो सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 0.01 से डिवाइड में कितना 500, 0.01 का मतलब होता है 10 की पावर माइनस का 2, डिवाइड में कितना 500 को कर दो अलग, तो 1/5 होता है पॉइंट का 2,
ये 2 जीरो और ऊपर है तो मेरे पास कितना 10 की पावर माइनस का 4, इसका पॉइंट आओ कितना 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, ये क्या है अल्फा वैल्यू। तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 ऑप्शन कौन सा डी आपका सही आंसर बन जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। अगला क्या बोलता है, एक धात्विक गोले के आयतन में वृद्धि दे रखा है। भैया आयतन में वृद्धि किसमें, प्रतिशत में है। तो बात करता हूं क्या आयतन में वृद्धि प्रतिशत में आपको दे रखा है कितना, डेल्टा वी बटा वी इंटू कितना 2 दे रखा है, कितना मेरे पास है 0.24, तो को भेजो वहां पे। तो डेल्टा वी बाय वी कितना मेरे पास आएगा, पॉइंट का 24 बटे में 100, ऊपर लेके जाओ तो इसका पॉइंट आऊंगा, नीचे में 2 जीरो और आएंगे तो 4 जीरो जाएंगे ऊपर, 10 की पावर माइनस का 4। अच्छा तो याद करते हैं, क्या हमने पढ़ रखा है क्या कि डेल्टा वी बराबर वी गामा डेल्टा टी। यस सर। तो यहां से क्या डेल्टा वी बटा वी बनेगा गामा डेल्टा टी, और ये हाँ सर, तो लेके आएंगे गामा इंटू डेल्टा टी बराबर 24 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। अच्छा सर टेम्परेचर में कितना चेंज है 40 का, तो गामा नहीं पता, डेल्टा टी कितना 40, ये कितना है 24 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। जरा इसको सिंप्लीफाई किया जाए, देखो मेरे पास 4 से काटो 10 बार में, ये कितना 6 बार में, 10 को भेजेंगे उस तरफ तो गामा इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, ये गामा। हमसे क्या पूछा है, तो उसने पूछा रेखीय प्रसार गुणांक। हम जानते हैं कि गामा बराबर 3 अल्फा होता है, तो अल्फा कितना हो जाएगा, गामा बटा 3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो गामा कितना 6 इंटू 10 पावर माइनस का 5, डिवाइड में से कितना 3, डिवाइड का कितना 2 इंटू 10 पावर माइनस का, ये आपका मिलेगा। तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 ऑप्शन कौन सा, पहला आपका एकदम करेक्ट होगा। क्लियर दोस्तों? जी हाँ, वेरी वेरी गुड। जरा आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, हमसे पूछा गया है कि एक लोहे की 50 सेंटीमीटर लंबी छड़ को 100 सेंटीमीटर लंबी एल्यूमिनियम की छड़ के साथ जोड़ा गया है, उनके रेखीय प्रसार गुणांक आपको दे रखा है, तो तुल्य प्रसार गुणांक पूछा गया। याद करूं तो तुल्य प्रसार गुणांक का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया है क्या, अल्फा 1 L1 अल्फा 2 L2 और डिवाइड में से क्या है टोटल लंबाई L1 प्लस L2। चलेगा दोस्त? हाँ सर। तो अल्फा 1 कितने पास है, लोहे का अल्फा आपको 12 इंटू 10 की घात माइनस का 6, लंबाई L1 कितना 50। दूसरे के लिए आपका अल्फा कितना है 24 इंटू 10 की घात माइनस का 6, और L2 कितना पास आएगा 100 बटे में कुल लंबाई 50 प्लस 100। अब देखो बेवकूफ की तरह अगर तुम इसको पूरा सॉल्व करने बैठोगे फंस जाओगे। देख आराम से, 50 है, 100 है, 50 है, 100, देखो क्या इन सब में 50 का भाग दे सकते हो? हाँ सर, सभी में दे दो 50 का भाग। 50 का भाग 1 बचेगा, 50 का भाग 2 बचेगा, 50 का भाग 1 बचेगा, भाग कितना 2 बचेगा। सॉल्व कर लो। तो 1 इंटू 12 12 10 की घात माइनस का 6, बहुत बढ़िया। तो 2 इंटू 24 48, 48 इंटू 10 की घात माइनस का 6, डिवाइड में 1 प्लस 2 3, बहुत बढ़िया। 12 प्लस 48 कितने का 60, तो 60 10 की घात माइनस का 6 बटे में कितना 3, भाग दो कितना 20, कितना आंसर आएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, ये आपका आंसर 2। तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ये मेरे पास क्या है, इन सब का मिला के तुल्य रेखीय प्रसार गुणांक मेरे पास आएगा। बोलो क्लियर है? हाँ जी सर, वेरी 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 गुड। बात करें तो क्लास में बताया बात है कि सर अगर लंबाइयों का अंतर नियत रखना है तो उसके लिए क्या कंडीशन था, अल्फा 1 L1 बराबर अल्फा 2 L2। डायरेक्ट याद रखो, दिमाग लगाना ही नहीं है। अच्छा सर आगे बात करता हूं, ठीक है। अगला क्या बोला मेरे पास, ये कॉपर की छड़ 88 सेंटीमीटर लंबा है और अज्ञात लंबाई की एल्यूमिनियम की छड़ है। गर्म करने पे यदि दोनों की लंबाइयों का अंतर परिवर्तन मेरे पास क्या है, समान है कि भैया दोनों की लंबाइयों में आने वाला परिवर्तन समान है। याद करो सर, ये कभी होता है, ये तब होता है जब L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2 आता है। अच्छा तो L1 कितना है 88 सेंटीमीटर, अल्फा 1 कितना सर, अल्फा 1 मेरे पास किसका है, कॉपर के लिए आपको दे रखा है 1.7 इंटू 10 की पावर कितना माइनस का 5। दूसरे की लंबाई नहीं पता है लेकिन उसका अल्फा दे रखा है कितना 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 5। चलेगा दोस्तों? हाँ जी सर, वेरी गुड। आगे जरा बात कर, देखो मेरे पास 1 पॉइंट से 1 पॉइंट काट दूं, 22 से ये कटेगा 4 बार में, गुणा करना तो 4 इंटू 17 कितना है 4 7 28, दो कितना 68 पावर -5 चला गया तो मेरे पास क्या, ये L2 का मान है।
68। तो 68 सेंटीमीटर ये है मेरे पास लंबाई किसका, अज्ञात छोर की लंबाई का। बहुत बढ़िया, काम हो गया, शाबाश, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पदार्थ का घनत्व रखा है ना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पदार्थ का घनत्व भैया डी नॉट पता है, कितना है मेरे पास 10, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे घनत्व कितना 9.7 बोला गया। रेखीय प्रसार गुणांक पूछा गया। याद करते हैं, तापमान के साथ घनत्व में परिवर्तन हमने आपको यह बताया क्या, यस सर, 1 माइनस गामा डेल्टा टी। चेक करें, डेल्टा टी है, डेल्टा थीटा बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। आपका अंतिम घनत्व 9.7, प्रारंभिक कितना 10, 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा 0 की तुलना में 100 ज्यादा है, तो तापमान का परिवर्तन कितना 100 आएगा। बहुत बढ़िया, तो 9.7 बराबर 10 माइनस गामा इंटू 100 इंटू 10 कितना 1000 बनेगा। बहुत बढ़िया, इसको ले जाओ वहां पे, इसको ले जाओ यहाँ पे, तो 10 माइनस का 9.7 इज इक्वल टू 1000 इंटू गामा, ठीक है, घटाओ कितना 0.3 इज इक्वल टू 1000 इंटू कितना गामा मेरे पास है, तो समझो गामा इज इक्वल टू 0.3 डिवाइड में 1000, पॉइंट आओ 0, ऊपर के जाओ तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 क्या है, गामा है। पूछा क्या है, तो उसने पूछा आपसे अल्फा, तो तुम लोग जानते हो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, तो अल्फा कितना आएगा 3, बहुत बढ़िया, तो 3 10 की घात माइनस का 4 बटे में 3, सॉल्व करो 10 की पावर माइनस का 4, ये आपका आंसर। 10 की पावर माइनस का 4, ऑप्शन कौन सा है, डी है सर जी हाँ, वेरी गुड, 1 नंबर, शाबाश शाबाश शाबाश। आई होप इसमें हमें कोई डाउट नहीं रहा होगा सर जी हाँ। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज, तो एक द्विधात्विक पट्टिका, याद करो सर, एक साथ दो अलग अलग पदार्थों की पट्टिकाओं को आपस में चिपका दिया, उनको गर्म कर रहे, याद करो सर, जब दो अलग अलग धातु की पट्टिकाओं को चिपका कर गर्म करते हो, तो जिसका अल्फा ज्यादा होता है वो बाहर रहता है और वो मुड़ जाता है, तो क्या बोलते हैं, नहीं मुड़ेगी ना, हेलिक्स के रूप में ना, एक चाप के रूप में मुड़ जाती है, और अधिक प्रसारित होने वाली धातु बाहर की ओर रहता है। बिल्कुल सही बात है, जिसका अल्फा ज्यादा उसमें प्रसार ज्यादा होता है, वो बाहर की तरफ रह जाता है। चलेगा, अगला क्या बोलता है, एक पेंडुलम वाली घड़ी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सही समय बताती है, इसका औसत रेखीय प्रसार गुणांक से कितना अल्फा है, यदि ताप में वृद्धि T डिग्री सेल्सियस है, तो प्रतिदिन घड़ी द्वारा सेकंड में कितनी कमी मेरे पास आएगी। समझो मेरे पास क्या है, हमने आपको बताया था कि डेल्टा टी बटा टी कितना होता है 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। वो बोल रहा है एक दिन, मैंने बताया था कि एक दिन में भाई कितने 86,400 सेकंड होते हैं, 1/2 अल्फा, तो अल्फा तापमान का परिवर्तन कितना T डिग्री सेल्सियस बोला गया। बहुत बढ़िया, वहां फेंको, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 अल्फा तापमान T गुणा करोगे कितना 86,400, ये डेल्टा टी। तो बस क्या है, तापमान में बढ़ने से आपके टाइम में कितना चेंज मेरे पास आएगा, 1/2 अल्फा टी 86,700, 400 700 400, ठीक है, 86,000 कितना 400, ये मेरे पास आपका आंसर आएगा कौन सा, ऑप्शन बी। चलेगा आज का, हाँ जी सर। अगला सवाल नजरों के सामने पढ़ो, कॉपर की छड़ से बनी एक लोलक घड़ी 20 डिग्री सेल्सियस पे सही समय बताती है, बताने दो। जब तापमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर दिया है कि भैया आप तापमान को कम कर रहे हो, तो बोल रहा है कि यह प्रतिदिन 15 सेकंड आगे हो जाती है, तो मेरे पास कॉपर का रेखीय प्रसार गुणांक मेरे पास कितना हो, समझो प्रतिदिन मतलब एक दिन की बात कर रहा है, तो डेल्टा टी बटे टी बराबर कितना आपने बोला 1/2 अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। बात करते हैं, समझिएगा, तापमान में परिवर्तन 20 से 0 का परिवर्तन है कितना 20 का परिवर्तन, ठीक सर, एक दिन में कितना सेकंड होता है 86,000, गलत बोल गया, और रुको रुको, समय में परिवर्तन, समय का परिवर्तन कितना 15 सेकंड का, टाइम का परिवर्तन है 15 सेकंड, और एक दिन में टोटल कितना 86,400 सेकंड होते हैं, 1/2 अल्फा अपने को निकालना है, और तापमान का परिवर्तन 0 की तुलना में से कितना 20 मेरे पास रहा था। चलेगा, डन है। अब आपको निकालना है अल्फा, ये कितना हो गया 10, तो अल्फा का वैल्यू है 15/86,400 था, ये 0 और जाएगा, तो एक 0 मेरे पास यहाँ पे और बढ़ जाएगा, ठीक सर। भाग देके इसको खाली सॉल्व करने का है, तो देखो पास कितना आंसर आता है, देखो अप्रोक्सीमेट किसने निकाला वही बताऊंगा, अप्रोक्सीमेट किसने निकाला वही बताऊंगा, 86,400 है ना, कितना पैसा है एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली पॉइंट 1 2 3 4 5 6 ये है मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास क्या है,
ऑप्शन देखो, ऑप्शन ऑप्शन क्या, 1 पॉइंट 3 पॉइंट, हाँ सर, तो 1 पॉइंट मतलब इसके बाद पॉइंट चाहिए, तो 1 2 3 4 के बाद पॉइंट चाहिए, तो 1.736 10 के पावर कितना माइनस का 4, 1.736 कितना, ऑप्शन कौन सा, पहला है। तो अगर मुझे इसको अप्रोक्सीमेट निकालना हो तो कैसे करूं, देख समझना, ये कितना है पास है, 15/86 है ना, 86,004 है ना, 86400 000। अगर थोड़ी सी आसान कैलकुलेशन करना चाहो, देखो इस 86 को ना, 86 को लगभग लगभग से कितना 90 मान ले, है ना, 8,64,000 है, लगभग लगभग 9 लाख मान ले, तो 9 लाख, 1 2 3 4 5 है ना, 9 लाख, ठीक है। 15 से काटेगा कितनी बार में, सब 15 से काटो कितनी बार से, 6 बार में, है ना, तो 6 बार में काटेगा 90, उसके अलावा 1 2 3 4 जीरो बचेंगे, 4 जीरो, 4 जीरो, तो 1/6 10 की घात माइनस का 4 आएगा, यस सर। तो ये तो कंफर्म है कि ये पावर आपकी सही करो ना, पावर 4 लिखा तो है, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया मेरे पास सबसे, 15 4 2 3 4, कुछ पावर गड़बड़ हुआ मेरे हिसाब से यार, रुकना, 1 2 3 1 2 3 4, ये तो लिखा पावर, आ तो ठीक रहा है भाई, आ तो ठीक ही रहा है, आ तो ठीक, पॉइंट शिफ्ट क्यों हो रहा है यार, ये पॉइंट शिफ्ट ए 60, ये पॉइंट कुछ जोड़ रहा है यार, एक मिनट बचाओ, एक बार मैं चेक करता हूँ प्लीज, एक मिनट, 1 2 15, 1 जीरो कम लगाया हमने, 1 जीरो कम रहेगा भैया, 1 जीरो कम रह गया है, 1 जीरो कम रह गया है, कितना बचेगा ये, 86,400 नहीं, 1 जीरो रहेगा, 15/86,000 4000, मेरे पास 1.736 10 के पावर कितना माइनस का 5 आएगा भैया, तो आंसर ये होगा, बी नहीं, ए नहीं, बी होगा, बी आपका आंसर होगा। तो देखो मेरे पास, यहाँ से चेक करते हैं, हमने कहा कि 15 था, 8,86,000 को, 8,64,000 को, 8,64,000 को लगभग लगभग कितना 9 लाख ले ले, ठीक है, 15 से काटते हैं तो कितना मेरे पास कटेगा ये, 6 और 4 जीरो, ठीक है, तो 1/6 इंटू 4 जीरो, 4 जीरो जाएंगी ऊपर, 10 की घात माइनस का 4, तो एक काम करो, 6 को कर दो 2 और 3, 2 और 3, या फिर डायरेक्ट भाग दे दो, भाग दो सर, एक में भाग देना है भाई 6 का, ये फिर थोड़ा सा आसान काम है, ठीक है, पॉइंट लगाओ, पॉइंट, एक बार में जाएगा 6, क्या बचेगा, फिर जीरो लगा दिया, 6 मेरे पास जाएगा सर, ठीक है, तो 0.16, तो 0.16 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, 1 पॉइंट सरका दो, 1.6 10 की घात माइनस का 5, देख लो भैया, सबसे नजदीक कौन इसके, सबसे नजदीक भैया यही था, हमने डायरेक्ट टिक मार दिया, तो भैया बहुत एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं था, अप्रोक्सीमेशन से काम अपना चल सकता है, चल जाएगा, हाँ सर, बात करते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं। 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक स्टील के तार के सिरों पर जब तापमान में वृद्धि 100 डिग्री सेंटीग्रेड की जाती है, तब इसकी लंबाई स्थिर रखने के लिए सिरों पर लगाया गया दाब कितना होगा, दाब मतलब आपका वो स्ट्रेस है ना, तो थर्मल स्ट्रेस की बात कर रहा है, तो कितना बताया था, ये था वाई अल्फा डेल्टा थीटा, हाँ सर यही था, तो वाई क्या होता है, वाई मेरे पास आपका होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तो 2 × 10 की घात 11, अल्फा कितना है सर, अल्फा 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, तापमान में परिवर्तन में कितने पास है, 100 का परिवर्तन है, गुणा करो 2 × 1 कितना 2.2 होगा, बात कैसे पावर की, तो 11 - 5 6, 6 और 2 कितना 8, तो 10 की घात कितना 8 मेरे पास आएगा, तो 2.2 10 की घात 8 मेरे पास पास्कल, ऑप्शन कौन सा, पहला मेरे पास एकदम करेक्ट होगा, देखा दोस्त, हाँ जी सर, वेरी गुड। अगला पार्ट, जल का घनत्व किस तापमान पे अधिकतम होता है भाई, 4 पे, डायरेक्ट याद रखने का, एक झील की सतह पर ताप कितना 2 डिग्री सेल्सियस, समझना सर, ऊपर क्या है आपका जो घनत्व है वो कितना, तापमान सॉरी, ऊपर जो मेरे पास तापमान वो कितना मेरे पास है 2 डिग्री सेल्सियस, यस सर। अब जैसे जैसे नीचे जाओगे सब प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ोगे तो नीचे जो मेरे पास पानी होगा उसका घनत्व होगा सबसे ज्यादा, कितना होगा भैया, सबसे ज्यादा होगा। अब तुम्हें पता ना कि जल का घनत्व सबसे ज्यादा किस तापमान पे होता है भाई, 4 पे होता है, क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे जो भी तापमान होगा वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही होने वाला है, भैया क्या है
वहां पे डेंसिटी सबसे ही ज्यादा होगा प्रेशर की वजह से। हाँ सर, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड यही उसका आंसर बनेगा। चलेगा दोस्त? हाँ जी, आगे बात करते हैं। बोला गया सामान्य दाब और 20 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का आयतन आपको 100 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। यदि 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तब इसका आयतन समान दाब पर 125 हो जाता है, तब सामान्य दाब पर गैस का आयतन प्रसार गुणांक कितना होगा? बस मैं आयतन में प्रसार यही लिखते हो क्या? यस सर। उसका अंतिम आयतन कितना? 125 बोला गया। शुरुआत में कितना? 100 बोला गया। 1 प्लस गामा आपसे पूछा गया। तापमान में परिवर्तन 20 की तुलना में कितना? 100 है। रुको, ओहो रुको, जो आपको दे रखा है ना आयतन 100 सेंटीमीटर क्यूब, या आपको दे रखा है एट कितना? 20 डिग्री सेल्सियस पे। और जो आपको दे रखा है आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब, ये दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस पे। याद रखेंगे वी नॉट आपका हमेशा 0 पर वाला होता है ना। क्या होता है सर? वी नॉट आपका 0 डिग्री सेल्सियस वाला होता है। अच्छा, तो डालो V का मान 100, वी नॉट मेरे को नहीं पता, 1 प्लस गामा किस तापमान पे? 20 पे। बहुत बढ़िया, डिवाइड करेंगे। सेकंड कंडीशन, V का वैल्यू कितना? 125, वी नॉट मेरे को नहीं पता है, 1 प्लस गामा तापमान कितना? 0 की तुलना में 100 ज्यादा है, तो रखो यहाँ पे। आओ भाई सॉल्व किया जाए। 25 से काटेंगे 4 बार में, ये कितना? 5 बार में। वी नॉट से वी नॉट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 100 400 गामा बराबर 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 20 कितना? 100 अल्फा। बहुत बढ़िया, इसको लाते हैं इस तरफ और इसको लाते हैं इस तरफ। 400 माइनस 100 300 अल्फा, 5 माइनस 4 1, तो मेरे पास क्या है? अल्फा का वैल्यू है 1/300। क्या करते हैं तो 1/3 0.33 होता है, और बटे में 2 जीरो ऊपर आएंगी तो कितना बचेगा? 0.33 10 की घात -2, तो भैया 2 पॉइंट और सरका दो, -2 वाले तो 0.0033। बहुत बढ़िया, आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ये आपका सही 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 इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ जी सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ बात करते हैं। बोला गया कि आभासी आयतन प्रसार गुणांक याद कर भैया, गामा अपेरेंट क्या बताया था? तो ये आपने बताया था गामा रियल माइनस गामा सॉलिड, या गामा सॉलिड कितना होता है? 3 अल्फा एस भी होता है। तो देखो मेरे पास क्वेश्चन के हिसाब से गामा वास्तविक से कितना मेरे पास है? 0.123059 माइनस आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है रेखीय प्रसार गुणांक, तो कोई बात नहीं डालो, तो 3 इंटू अल्फा एस, अल्फा एस कितना मेरे पास है? 0.123459। ठीक है, यहाँ पे रखना, सोल्व करना, होमवर्क है कर लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस चल जाएगा। 10 चल जाएगा दोस्तों। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, गामा आयतन प्रसार गुणांक वाले द्रव को एक गामा बटा 3 के रेखीय प्रसार में हमने डाला। बात समझते हैं। गामा लिक्विड में कितना? गामा दे रखा है। अल्फा सॉलिड कितना? गामा बटा 3 दे रखा है। तो गामा सॉलिड कितना होता है? 3 इंटू अल्फा एस होता है। रखो 3 इंटू गामा बटा 3, कितना? 3 से 3 का कितना? गामा। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो लिक्विड का गामा सॉलिड का गामा दोनों आपस में बराबर आए हैं। कितना? गामा गामा। अगर दोनों आपस में बराबर होते हैं तो आपके द्रव के स्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या है? द्रव का स्तर लगभग लगभग मेरे पास सेम रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। चलेगा दोस्तों? हाँ जी सर, आगे बात करते हैं। अगला, यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अनंत है, समझो विशिष्ट ऊष्मा S की बात करते थे, क्या होता है? Q बटा M डेल्टा T सर। अगर विशिष्ट ऊष्मा अनंत है, अनंत मतलब होता है 1/0, 1/0 है, तो मेरे पास क्या भैया? क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो 0 बराबर M डेल्टा T, मतलब क्या? डेल्टा T कितना? 0 आ रहा है। तापमान में परिवर्तन नहीं होता है, टेम्परेचर मेरे पास क्या है? कांस्टेंट रहता है। तो विशिष्ट ऊष्मा आपका अनंत होने का मतलब क्या है? आपका तापमान हमेशा नियत रहेगा। तो ऊष्मा ली जाए या दी जाए, ताप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। अगली बात सर, 5 किलोग्राम जल के ताप को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर इसके क्वथनांक तक ले जाया जाता है। क्वथनांक मतलब उसका वाष्पीकरण 100 डिग्री तक लेके गए हैं। तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा मेरे पास कितना हो? समझो, मेरे पास क्या है? 5 किलोग्राम वाटर है, वाटर कितने पर? 20 डिग्री पर। आप इसको 100 डिग्री तक लेके जा रहे हो, तो बोला कि कितना ऊष्मा चाहिए? तापमान चेंज है, तो तापमान में बदलाव के लिए ऊष्मा कितना? ms डेल्टा टी होता है।
बहुत बढ़िया। मास कितना भैया, m 5। एस कितना होता है, पानी के लिए आपका जो एस होता है भैया देखो किलोग्राम में है, आंसर आपके जूल में है, तो जूल के हिसाब से जूल में एस का लिए कितना था, 4200 जूल प्रति केजी केल्विन। तापमान का परिवर्तन 20 से लेकर 100 80 का परिवर्तन है, गुणा करो 5 इंटू 80 कितना 40 है, इंटू कितना 4200 है सर, ठीक है। सिंपलीफाई करते हैं भाई, गुणा करो 4 2 8 4 4 16 और 3 जीरो, सर हमने रखा था किसमें, किलो में, तो कन्वर्ट कर लो, 3 जीरो हटाओ तो 168 किलो जूल, ये आपका सही है। तो 168 किलो जूल, इतनी ऑप्शन इमेज कर रहा, रुको रुको रुको, 4200 था, किलो जूल है, 5 किलोग्राम है, तक लगे गए हैं भैया, कैसे गड़बड़ है, 5 8 40, अच्छा 400 भैया, 400 भैया, एक जीरो कम पड़ गया, सॉरी, एक जीरो रहेगा, ठीक है, किलो जूल बने गया, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बढ़िया। आगे बात करते हैं, एक किलो, ये बात याद रखने वाली, ये बात याद रखने वाली है, लर्न करने वाली। के पास क्या है आपका, जो बोलते हैं एक कैलोरी की जो है परिभाषा, एक कैलोरी की जो परिभाषा हम लोग बोलते हैं कि मेरे पास क्या है कि किसी दिए गए 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आपको ऊष्मा चाहिए होता है ना, हम यहाँ पे एक कैलोरी को करते हैं परिभाषित। डेफिनेशन है कि आपका नेचुरल टेम्परेचर पे, है ना, और नेचुरल प्रेशर पे, नॉर्मल प्रेशर मतलब कि एक एटमॉस्फेयर, नॉर्मल प्रेशर मतलब एक एटमॉस्फेयर पे जल का तापमान 14.5 से 15.5 तक बढ़ाने के लिए जो हमें ऊष्मा चाहिए होता है वो बोलता है 1 किलो। तो भैया ये बात याद रखने का, तो मतलब क्या है, एक एटमॉस्फेयर, मिल जाएगा। हाँ जी सर, ओके सर, बहुत बढ़िया, वेरी 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 गुड। आगे बात करते हैं, ये वही आपकी फेज डायग्राम वाली बात है कि एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर जल आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। गहरी खदान में भैया प्रेशर होता ज्यादा, याद करो कि प्रेशर बढ़ाने पे मैंने कहा था कि मेल्टिंग पॉइंट तो आपका कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। मतलब क्या है कि अब आपका जो जल है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उबलेगा, 100 से ऊपर, ठीक है। बर्फ के टुकड़े को दाब बढ़ाकर, हम जानते हैं जब प्रेशर बढ़ाते हो तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो जो बर्फ है आपकी वो 0 से पहले ही पिघलना शुरू कर देता है। क्या बोलते हैं, इसके गलनांक बिंदु को कम किया जा सकता है। यस सर, मिल जाएगा, डन सर, वेरी गुड। अगली बात 5 किलोग्राम का एक पिंड है, 30 मीटर ऊंचाई से गिरता है, यदि कुल ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है तो उत्पन्न ऊष्मा कितना होगा। बोल रहा है कि मेरे पास जो हीट आया है वो कहां से आया है, उसकी मैकेनिकल एनर्जी से। उसके पास कौन सा एनर्जी था, जब वो किसी ऊंचाई पे था उसके पास था आपका पोटेंशियल mgh। यस सर, तो आपको जो हीट मिला है वो मिला है mgh की वजह से, mgh। m कितना है, m का मान है 5, g का मान है 10 और h कितना 30, फिर गुणा करो कितना 1500 जूल आपका आंसर है। पर सर ऑप्शन में कहीं जूल है ही नहीं, आपको देखा किसमें, कैलोरी में। याद रखेंगे भैया कि एक कैलोरी मेरे पास कितना 4.2 जूल होता है, या फिर एक जूल कितना 1/4.2 कैलोरी मेरे पास आता है, ठीक सर। तो जूल का वैल्यू वहां डालो, कितना पैसा का 1500, कितना पैसा 4.2 कैलोरी, तो 4 ही मान लो। अगर 4 से भाग देता हूं मैं, 4 से भाग तो कितना लगभग 300 के आसपास, तो 300 कैलोरी के आसपास ऑप्शन मिलना चाहिए। तो 300 कैलोरी के आसपास कौन सा था ऑप्शन, कौन सा, काम खत्म, चलेगा दौड़ेगा, शानदार। आगे बात करता हूं, 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर एक ओला है, 1 किलोमीटर की ऊंचाई से कुचलक सतह पर गिरता है और इसकी समस्त गतिज ऊर्जा उष्मा में चेंज हो जाता है, तो उसका कितना भाग पिघलेगा। समझो, तो हीट कहां से आया है, आपकी काइनेटिक एनर्जी से या पोटेंशियल से, भैया जितना वो लेके आया था पोटेंशियल वो सारा काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ है और वही आपको हीट के रूप में मिला है। अच्छा, कितनी ऊर्जा थी सर, mgh के बराबर ऊर्जा, चल ठीक है। अब जो ये हीट है ये काम आया है उस बर्फ को पिघलाने के लिए। अच्छा सर, बर्फ को पिघलाने का काम है, बोल रहा है कि कितना भाग पिघलेगा, हमें नहीं पता कि कितना पिघल रहा है, तो एक काम करो, मान लो कि जो बर्फ पिघला है वो कितना है, छोटू द्रव्यमान m2 है और इंटू L क्या होता है, विशिष्ट उष्मा। तो हीट मिला कितना सर, हीट दिया आपने mgh के बराबर, पिघला कितना छोटू m2, L क्या है, विशिष्ट उष्मा। मतलब क्या, पिघलने वाला भाग बटे कुल द्रव्यमान, ये m भाग दो, तो कितना बचेगा gh बटा L। बहुत बढ़िया। तो g का मान 10, गिरा था 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर होता है, और L कितना होता है आपका, बर्फ के लिए L होता है 80। तो 1 0 1 0 काटो, 4 से कटेगा 2 बार में
4 से कटेगा कितना 250 बार चलेगा। 2 से काटोगे कितना 125, मतलब क्या है आपका 125 कर देना। रुको यार, ये ज्यादा कैसे आ रहा है, ज्यादा कैसे आ सकता है, रुको रुको, उल्टा कैसे हो रहा है ये, M2 बटा कैपिटल M H बाय L। अच्छा रुको रुको, अरे बाबा जी छोड़ो, सब कुछ ठीक है, वैसे गड़बड़ हो गया। सुनो बात समझते हैं, हम जो बात करते हैं सर, हमारे पास ये जो ऊर्जा आता है किस में आता है, जूल में आता है, और ये जो हम लिखते हैं वो किस में आता है, कैलोरी में होता है। तो एक काम करो, उस जूल वाले को कन्वर्ट करते हैं किस में, कैलोरी में। तो बात समझते हैं, mgh तो मेरे पास कुल ऊर्जा है जूल में, हम 4.2 का भाग देके कन्वर्ट करेंगे इसमें किस कैलोरी में, कितना छोटू m2 इंटू एल हो गया। तो जी हाँ, तो छोटू m2 बटे कुल द्रव्यमान m कितना बचेगा, gh बटा l इंटू 4.2। सॉल्व करते हैं, तो जी कितना है, तो जी का मान कितना 9.8 ले लूं क्या, थोड़ा यार 10 ले लो आप। तो एच कितना है 1 किलोमीटर, मतलब कि 1000 मीटर है। ग्रेड में से कितना पास है, एल का मान है 80, ये कितना 4.2। अभी मेरे साथ कुछ जीरो का दिक्कत तो आएगा ऐसे ही, देख लेते हैं, आओ देखते हैं कितना पिघलता है, जो भी है यही है, एल 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 गड़बड़ और लग रही है मेरे को। हम्म, हम्म। गड़बड़ दोस्तों इसमें ये है कि हम जो एल लिखते हैं ना, एल क्या आता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम के लिए आता है, और यहाँ पे आपका जो एम होता है वो किलोग्राम में होता है। ओहो हो गड़बड़ करना पड़ेगा। एक काम करो, मैं इसको दोबारा करता हूँ, कन्फ्यूजन से दूर करते इसको, कन्फ्यूजन करना ही नहीं अपने को, ना काम कबाड़ा करना ही नहीं। देखो आराम से समझो क्या कह रहे हैं, उसने कहा कि एक वस्तु को ऊपर से छोड़ो, कौन सा ऊर्जा है mgh, ये बाद में जाके गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सारी ऊर्जा आपके काम आएगी उसको पिघलाने के, ठीक है। तो आपकी जो ऊर्जा थी mgh वो चला गया हीट के अंदर, ठीक है, चलेगा, वो आपको चला क्या, हीट के अंदर चला गया। हम जानते हैं भाई m यहाँ पे आप ले रहे हो किलोग्राम में, जी आपको ऑलरेडी पता है, और एच कितना है पास 1000 मीटर होता है। तो एक काम करो, किलोग्राम को चेंज करो सर किसमें, ग्राम में, तो m को m रहने दो, 1000 से करता गुणा, तो m जो किलोग्राम में 1000 से किया गुणा वो ग्राम में आ गया। जी में कोई दिक्कत है क्या, तो जी को भी सर रहने देगा, फिर सब कुछ चेंज करना पड़ेगा यार, सब कुछ ही चेंज करना पड़ेगा, हटाओ चेंज नहीं करते, इसे रहने दो, इसको ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। mgh तो m कितना, m को m रहने दो, तो m का m, g का वैल्यू 10 और h कितना 1000 मीटर। इक्वेशन नंबर 1, ये पूरा हीट आपका गया बर्फ को पिघलाने के लिए। तो बात करते हैं सब, पूरा हीट गया बर्फ को पिघलाने में m2 इंटू एल, चल ठीक है, तो m2 किस में आएगा, ग्राम में, एल किस में आएगा 80 कैलोरी प्रति ग्राम में। तो एक काम करते हैं, पहले वो रखो यहाँ पे, ये आया आपका जूल में, तो आने वाली ऊर्जा m इंटू 1000 इंटू 10 किस में है, जूल में, तो 4.2 का भाग देगा इसको किस में, कैलोरी में चेंज कर लिया। m2 तो m2 ग्राम में था, किलोग्राम में बदलो, बहुत बढ़िया, और l कितना हो गया 80, बहुत बढ़िया। ले भैया आओ सॉल्व कर लिया जाए, मेरे पास कितना आएगा, सॉल्व करते हैं, अब आराम से हो जाएगा। तो m2 कैपिटल M को यहां भेज दो बटे में, तो छोटू m2 बटे कैपिटल M यहां लाओ, कितना 4 जीरो ऊपर है, 1 2 3 4 जीरो ऊपर है, डिवाइड में कितना आएगा मेरे पास 4.2 इंटू 80 इंटू 10 की घात -3, ये आपका रहा, ठीक है। सॉल्व करे क्या, सॉल्व करे क्या, भाई इसमें गड़बड़ क्यों रखा है यार, बड़ी गड़बड़ रखी है, कितना भाग पिघलेगा जो भी भाई, क्योंकि ये जो अनुपात है मेरे पास 1 से बड़ा आ रहा है, और 1 से बड़ा मतलब पूरा पिघलेगा, फिर तो पूरा ही पिघलेगा। 1 किलोमीटर ऊंचाई से गिराया है, इसकी समस्त गतिज ऊर्जा उस समय चेंज हो गया, तो पूरा पिघलना चाहिए फिर तो ये गड़बड़ किसे रखा, काटा पिटी करते तो क्या घात, पहले भी कितना 10 लिया है, एक तो भाई यही रहा है, पूरा पिघलना चाहिए। रुको इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ, एक रुक जाओ, रुको रुको रुको, हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है अपने पास, जरा देखो क्या कहते हैं अपने पास, देखो देखो देखो, बोला गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक ओला 1 किलोमीटर ऊंचाई से कुचालक सतह पर गिरता है और इसकी समतल
इसकी समस्त गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। तो उसका कितना भाग पिघलेगा? क्लियरली बोला कि मेरे पास क्या पूरी की पूरी आइस नहीं पिघल रहा है, उसका कुछ भाग पिघल रहा है। ठीक है, तो बात समझते हैं। मेरे पास क्या है, जब वो आया था mgh ऊर्जा के साथ आया था, ये आपका चला गया हीट के अंदर जो कि बर्फ को पिघलाने में काम आए। तो मान ले छोटा m मास मेरे पास पिघल रहा होगा और L मेरे पास क्या होता है, लेटेंट हीट होता है, गुप्त ऊष्मा मेरे पास होता है। ठीक है, अब समझो, तो ये ऊर्जा आपका आता है जूल में, वो आता है कैलोरी में। तो दोनों को आप लोग डायरेक्टली बराबर नहीं कर पाओगे, आप लोग दोनों को बराबर नहीं कर पाओगे। तो एक काम करो भैया, जूल वाले में भाग दो 4.2 का, अब ये भी कैलोरी में वो भी कैलोरी में, चल जाएगा जी। हाँ सर, बात करते हैं। तो देखो एल याद कर सर, एल का वैल्यू सर कितना होता है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। और यहाँ पे एम किस में आया, किलोग्राम में, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो भाई आओ सर, एम रहने दो, जी का मान 10, एच कितना, 1000 मीटर को बोलते हैं 1 किलोमीटर, 4.2 ये हो गया बराबर। हीट से कितना, छोटू एम, एल कितना है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, ग्राम को बदला किलोग्राम में 10⁻³ चल ठीक है। तब पावर 3 यहां पर भेजो है ना, कैपिटल एम को वहां भेजो, तो कैपिटल एम बटा छोटा एम कितना मेरे पास आएगा, पावर 3 से पावर 3 चला गया, 80 इंटू 4.2, यही ना, मैंने उल्टा कर दिया, ओहो 10/80 चल जा, 80 इंटू 4.2। ठीक, एक पॉइंट आओ, पॉइंट आएंगे, जीरो काटेंगे, से कितना पास आएगा, 10 बटा गुणा करते हैं, 8 2 16, 8 4 32, कितना 336, यही आएगा, यही आएगा। ठीक है, एक जीरो का लगा दें, अगर एक जीरो हटा दिया जाए तो कितना, लगभग 33.6, तो 1/33 के आसपास मेरे पास आएगा। मतलब कि कुल बर्फ का सिर्फ 1/33वां हिस्सा मेरे पास पिघल पाएगा। तो 1/33 कितना कितना, ऑप्शन पहला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 10 ग्राम द्रव्यमान की शीशे की एक गोली 300 मीटर प्रति सेकंड के गति से लकड़ी के गुटके से टकराती है एवं विराम में आ जाती है। बोला गया है यह मानते हुए कि ऊष्मा का 50% गोली द्वारा अवशोषित हो जाता है। समझना कि मेरे पास क्या है, सबसे पहले वो आया गतिज ऊर्जा 12mv² के साथ। अब इसका 50% कहां चला गया, हीट में चला गया। तो बोल रहा है कि उसकी वजह से उसके तापमान में कितना बदलाव आएगा। समझते हैं, जब हीट जब हीट से आपका टेम्परेचर चेंज होता है, क्या बोलते हो, ms डेल्टा टी लिखते हो। हाँ से, यही मेरे पास हीट होता है। फिर से वही कहानी, ये जूल में वो कैलोरी में, डायरेक्ट बराबर नहीं हो पाएगा। तो एक काम करते हैं सर, 50% पहले तो 12mv², 50% हटाओगे तो बटे में 100 आएगा, से किस में है, ये जूल में है। कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 का भाग दोगे बराबर ms डेल्टा टी, चलेगा दोस्तों। हाँ जी सर, तो भैया लेके आओ, एक काम करो, m से m उड़ा दिया, चलेगा, कितना पैसा आएगा, काटो में कितना 2, तो 1 हो गया 4, दोनों दो कितना 4, v का स्क्वायर बोलो तो 300 का स्क्वायर, तो 300 का स्क्वायर 300 इंटू 300 इंटू कितना 1/4.2, बहुत बढ़िया बराबर। s कितना होता है भाई, s मेरे पास किसका, s किसका मेरे पास, तीसरे का विशिष्ट ऊष्मा आपको दे रखा कितना 150 जूल। अरे कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं भैया, आपको ऑलरेडी जो दे रखा है s वो जूल में ही दे रखा है, देखो जूल में, यस सर। तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है मेरे पास, कितना मेरे पास आएगा, s का मान है 150, डेल्टा टी आपसे पूछा गया, बहुत बढ़िया। तो 150 से इसको काटेंगे 2 बार में, 2 से ये कटेगा 2 बार में, 2 से ये कटेगा 150 बार में, तो आने वाला जो डेल्टा टी है वो मेरे पास कितना हो गया 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 150 कौन सा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ की 540 ग्राम की मात्रा को 80 डिग्री सेल्सियस पर जल की मात्रा 540 ग्राम मात्रा के साथ मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का अंतिम तापमान क्या होगा। तो याद करते हैं, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेरे पास क्या है, आइस है, कितना मेरे पास 540 ग्राम। समझते हैं, याद करो, हाँ आपने इसमें मिक्स कैसे किसको, पानी को, पानी का टेम्परेचर कितना 80 डिग्री सेल्सियस है, ठीक सर। उसका ये मेरे पास क्या वाटर है और उसका मास कितना 540 ग्राम है। ओके, चलो भाई सॉल्व करते हैं, ले भैया आओ आओ आओ, समझते हैं। अगर इस आइस को पूरा मेल्ट किया जाएगा, क्योंकि हाई से लो की तरफ हीट जाएगा, यस सर, तो बात करते हैं, ये पहले 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होगा, तो Q1 कितना मेरे पास आएगा सर, Q1 मेरे पास आपका आएगा m इंटू एल, m कितना 540, l कितना हुआ 80,
चलेगा क्या? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। तो इतना हीट आपको चाहिए इसको पूरा मेल्ट करने के लिए। अच्छा, इससे हीट निकालोगे सर, इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा। मान लो भैया 0 डिग्री वाटर तक लाने में कितना हीट लगेगा? टेम्परेचर चेंज है तो Q2 याद करते हैं सर, कितना पास आएगा? MS डेल्टा टी। M कितना? 540। वाटर के लिए S कितना? 1 होता है। डेल्टा टी 80 से 0 आया तो चेंज इन टेम्परेचर कितना? 80 है। देखना, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट यहां पर है उतना ही यहां पर है। और हाँ सर, तो दोनों का अमाउंट ऑफ हीट मेरे पास सेम है। मतलब कि जितना इसको 0 पे आने के लिए चाहिए उतना ही इसको मेल्ट होने के लिए चाहिए। तो जितना चाहिए था उतना मिल गया, मतलब सारा का सारा मिक्सचर एंड में कितना? 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। अच्छा, तो 0 डिग्री सेल्सियस मेरे पास क्या है? इसका फाइनल टेम्परेचर बन जाएगा। चलेगा दोस्त? हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट, 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ को 40 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल से भरे बीकर में गिरा दिया जाता है। समझे? 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, कितना मेरे पास? 5 ग्राम। इसको मिक्स किया है मेरे पास कितना? 20 ग्राम पानी 40 डिग्री सेल्सियस पे। इनको मिक्स करेंगे। हमारे पास हीट हमेशा उच्च तापमान से निम्न की तरफ जाती है। सही हाँ। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले पूरा आइस अगर मुझे मेल्ट करना हो तो कितना हीट अपने को चाहिए होता है? क्यू कितना भैया? सर M इंटू एल लगता है। M कितना? 5, L कितना है? 80, मल्टीप्लाई करो सर कितना? 400। तो 400 कैलोरी इसको हीट चाहिए होता पूरा पूरा पिघलने के लिए। और वही हीट दिया किसने? पानी ने। तो मान लो ये ठंडा होके 0 डिग्री पे पहुंच जाता तो क्या होता सर? हमें जो हीट ये रिलीज करता, Q2 बोल दो, MS डेल्टा टी होता। अरे हाँ सर, तो M कितना है सर? M है इसका 20 ग्राम, S कितना है? 1, और डेल्टा टी कितना है? 40 से 0 आने का डेल्टा टी कितना? 40 गुणा में कितना? 800 कैलोरी। अब सर देखो, ये बात मैंने आपको कल माइंड मैप के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि सर ये अमाउंट कम है, ये अमाउंट कम है कि Q1 मेरे पास कम आ रहा है Q2 से, कि भैया हम ज्यादा दे सकते हैं, हम ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन इसको कम चाहिए, इसको कम चाहिए। याद करो कि सर अगर मेरे पास क्या है, ये ज्यादा दे रहा हो, तुम कम ले रहे हो, तो सर अब आपका फाइनल टेम्परेचर 0 से ज्यादा आएगा। फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आएगा। फाइनल पास क्या है? 0 से ज्यादा आएगा। आप सर फाइनल कितना होगा? तो बात करते हैं। हमने कहा था कि इनका कर दो डिफरेंस, इनका कर दो डिफरेंस। कौन डिफरेंस? जो मेरे पास आइस आपका मेल्ट होने का काम आएगा। तो एक काम करते हैं सर, अब आपका फाइनल टेम्परेचर 0 तो नहीं है, ऑप्शन में दिख भी नहीं रहा, ऑप्शन में दिख भी नहीं रहा, तो एक काम करो, फाइनल टेम्परेचर T मानो। फाइनल कितना है पास? T मान लो सर। ठीक है, ये T तक जाएगा भाई, इसको T तक पहुंचाओ, Q2 MS डेल्टा T। याद है क्या मैंने कहा था? अब देखो 800 में से 400 तो उसको मेल्ट करने में काम आया, 800 में से 400 तो मेल्ट करने में काम आया। अच्छा सर, अब हम कहते हैं कि सर इसका फाइनल कितना? 0 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। तो हमारे पास कितना? 0 नहीं, कुछ और आएगा, क्योंकि हमने देख लेना कि सर हमारे पास फाइनल टेम्परेचर 0 तो नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करना है आपको? फाइनल टेम्परेचर 0 नहीं, कुछ और मानना पड़ेगा। तो कितना? T मान लूं, T मान लूं, T डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए जो हीट लगेगा वो कितना? MS डेल्टा टी। तो M कितना? 20, S कितना? 1, डेल्टा टी सर 40 माइनस टी, ये आपका। बहुत बढ़िया सर, ये मेरे पास जाएगा आगे। तो मास कितना इसका? 5, S कितना? 1, चेंज कितना है? 0 से T तक जाना, तो T कर दूंगा। ओके, तो हम जानते हैं कि जितना हीट ये ले रहा है, जितना हीट ये मेरे पास एब्जॉर्ब कर रहा है, उतना ही हीट इसने दिया होगा। तो जी हाँ, जितना हीट एक देगा उतना दूसरा एब्जॉर्ब करेगा सर। जी हाँ, बात में समझ पा रहा हूं क्या? अच्छा, तुमने कितना दिया? 20 इंटू 40 माइनस टी। ओके, तुमने कितना लिया सर? 400 प्लस ये, है ना? तो 400 प्लस 5t, सिंप्लीफाई कर दें। तो 400 प्लस 5t बराबर कितना पास आएगा? 800 माइनस का 20t। बहुत बढ़िया, सिंप्लीफाई करते हैं। तो 20 को लाएंगे इस तरफ, इसको भेजेंगे उस तरफ, कितना बचेगा? 400 इज इक्वल टू 25t। बहुत बढ़िया, तो आने वाला t मेरे पास कितना आएगा? ओहो, आने वाला t कितना हो गया? 400 डिवाइड बाय 25, 16 बाय कितना? 16। तो 16 डिग्री सेल्सियस ये आपका फाइनल टेम्परेचर होगा इस मिक्सचर का।
सर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, हाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसके भी कुछ तरीके होंगे जो मैं आपको वन शॉट में बहुत तरीके से समझाऊंगा। अभी फिलहाल तो बेसिक तरीका याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। हालांकि इसके क्वेश्चन आने के एग्जाम में चांस बहुत कम है। याद करते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास क्या है, हम बहुत सारे सब्सटेंस को आपस में मिक्स कर रहे हैं और आपका फेज चेंज नहीं हो रहा है, अगर फेज चेंज नहीं होता है तो फाइनल टेम्परेचर, मैंने आपसे कहा था कि भाई ऊपर सबके MST है ना, तो इसने C बोला हुआ है, कोई बात नहीं, तो M1C1T1, M2C2T2, M3C3T3, बट M से मेरे पास क्या आएगा, MC, M1C1, M2C2, M3C3। हाँ सर, तो इनको जोड़ लेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, अपना आंसर ऑप्शन बी मिल जाएगा। क्या दोस्तों, हाँ जी सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं सर, क्या 40 डिग्री सेल्सियस पर है ना T1, 40 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट ऊष्मा 0.2 वाला एक द्रव का कितनी मात्रा 20 डिग्री सेल्सियस पर स्थित दूसरा द्रव जिसकी विशिष्ट ऊष्मा 0.5 है, उसका द्रव्यमान कितना 100 ग्राम है, मिक्स किया जाए ताकि अंतिम तापमान कितना 32 मिल जाए। देख लो, कहीं पर भी मेरे पास फेज चेंज की बात नहीं करा कि मेरे पास पदार्थ की अवस्था बदल रही ना, पिघलना वगलना कुछ नहीं है, तो क्या कर रहा हूं, तो ऐसी सिचुएशन में हमने आपका अंतिम तापमान क्या बताया, M1S1T1, M2S2T2 डिवाइड में कितना पास आएगा, M1S1 प्लस M2S2, चल जाएगा जी हाँ। बात करते हैं, देखो फाइनल टेम्परेचर कितना 32 है, M1 कितना पता करना है, S1 कितना 0.2 है, T1 कितना 40 है, प्लस M2 कितना हो गया 100 हो गया, S2 कितना 0.5 हो गया, T2 कितना हो गया 20 हो गया, डिवाइड में M1 S1 M2 S2। अब खाली आपको थोड़ा को क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सोल्व करना, आपको आंसर मिल जाएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। चलेगा दोस्तों, हाँ जी सर। अगला सवाल देखो, एक पात्र में 110 ग्राम जल है, पात्र की ऊष्माधारिता जल के 10 ग्राम के तुल्य है, मतलब कि कुल मिला के पात्र को हटा के 10 ग्राम जल उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दो। तो पानी कितना है सर, पानी से पहले से ही 110 ग्राम तो था ही सही, पात्र की जगह पे 10 ग्राम हमने और ले लिया, तो कुल मिला के पानी की मात्रा 120 ग्राम, ठीक सर। और ये आपका सर कितना 10 डिग्री सेल्सियस पर है। अब बोलता है कि हमने इसे मिक्स क्या किया कि यदि 70 डिग्री सेल्सियस तापक्रम वाले 220 ग्राम जल को उसमें मिला दो, कि मेरे पास क्या है कि हमने 220 ग्राम क्या है पानी है, उसका तापमान कितना 70 डिग्री सेल्सियस है, तो पूछा गया है कि मिश्रण का तापमान क्या होगा। सर कोई बड़ी बात थोड़ी है, टी फाइनल M1S1T1, क्योंकि फेस चेंज है ही नहीं, MST बटे में MS, तो जी हाँ मेरे हिसाब से इसमें हमें कोई समस्या नहीं है। बात करता हूं, पहले की मात्रा 120, S1 कितना 1, टेम्परेचर कितना 10, दूसरे के लिए M 220, S1 टेम्परेचर कितना 70, डिवाइड में M इंटू S प्लस M इंटू S, तो उसको सॉल्व करेंगे तो आपको अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। कर लेंगे, आपके लिए होमवर्क है, ट्राई कर लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, आप सिर्फ इतनी कैलकुलेशन करना सीख लो, ठीक है। आगे बात करें, सुनो 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 क्या बोलता है, ये बात मैंने आपको बताई थी, खाना पकाने के लिए बर्तन कैसा अच्छा होता है। देखो खाना हम जब पकाते हैं तो जिस भी बर्तन का इस्तेमाल करते हैं उसकी क्या है, उसकी कंडक्टिविटी, उसकी चालकता अच्छा होना चाहिए, कि जहां पे आप उसमें आग लगाओ बाकी आसपास का हिस्सा भी आराम से गर्म उस पर हो पाए, सर ठीक है। तो कंडक्टिविटी, चालकता उसमें क्या है, अच्छा होना चाहिए, चालकता अच्छी चाहिए, खराब चालकता से काम नहीं चलेगा। तो भाई दो ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए। बात कैसे, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा हमने क्या बोल रखा है कि तापमान को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए। अब सोचो कि अगर उच्च विशिष्ट ऊष्मा है तो बर्तन को गर्म करने के लिए ज्यादा ऊष्मा देना पड़ेगा, वो तो खराब काम है ना भाई, कि बर्तन को गर्म करने के लिए कम हीट दो ताकि बर्तन जल्दी गर्म हो पाए। तो हमें क्या चाहिए, निम्न विशिष्ट ऊष्मा, तो क्या मेरे पास बर्तन की विशिष्ट ऊष्मा कम होना चाहिए ताकि उसको जल्दी गर्म किया जा सके, कम हीट देकर, चल जाएगा। हाँ जी सर, वेरी गुड। आगे बात करते हैं, दो पतले कंबल उनकी मोटाई के तुल्य एक कंबल की तुलना में अधिक गर्माहट देते, सर क्यों। दो पतले कंबल के बीच में क्या होता है, हवा होती है, और हवा ऊष्मा का सबसे खराब चालक होता है, कुचालक होता है।
ऊष्मा का कुचालक होता है हवा, मतलब कि अंदर जो आपकी गर्मी है कंबल के अंदर वो बाहर नहीं जा पाती है क्योंकि वो चालक नहीं है बीच में हवा। तो मेरे पास क्या होता है, दोनों पतले कंबल के मध्य में जो हवा होती है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। चलेगा। अगला क्या बोलते हैं, एक पिंड जिसकी लंबाई अनुप्रस्थ काट का एरिया से ऊष्मा प्रवाह की दर होती है ना। तो मेरे पास बोला गया था पिंड के सिरों पे ताप का अंतर क्या होगा, यदि के मेरे पास, तो याद रखना किसी चालक के सिरों पर ताप अंतर आपसे पूछा गया है और उसके अंदर से होने वाली ऊष्मा प्रवाह दर दे रखा है। क्या है, ऊष्मा का चालन क्यू डॉट से कितना होता है, के ए डेल्टा टी बटा डेल्टा एक्स। क्यू डॉट से कितना रखा है, 6000। के कितना है, के का वैल्यू से कितना 200। एरिया कितना वो रखा है सब, पॉइंट का 75, सब 0.75 होता है 3/4। ताप का अंतर पूछा गया है और छड़ की लंबाई एल कितना 1 मीटर है। बहुत बढ़िया। तो भाई आओ सॉल्व करते हैं। देखो भाई 2 0 से 2 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 बार में, 3 से कटेगा 20 बार में, 20 इंटू 2 कितना 40। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। 40 कितना पास आएगा, ऑप्शन। बोलो भाई क्लियर है क्या, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलेगा। ओके आगे मेरे पास क्या है, AIPMT 2015 का सवाल है। किसी छड़ के दो सिरों पे ताप मेरे पास ये और ये है, ठीक है। अब जिससे छड़ में ऊष्मा प्रवाह 4 जूल प्रति सेकंड हो रहा है, तो ठीक है, ऊष्मा प्रवाह 4 जूल प्रति सेकंड हो रहा है, ठीक है। यदि इन सिरों के तापों को 200 और 210 कर दें तो मेरे पास ऊष्मा प्रवाह क्या होगा, समझते हैं। क्या ऊष्मा प्रवाह की तरह हमने कहा कि डेल्टा टी के समानुपाती है। ताप का अंतर देखना, शुरुआत में ताप का अंतर कितना है, 110 माइनस 100 10 है। बाद में कितना 220 माइनस 200, अभी भी कितना 10 ही है। जब ताप का अंतर बदला ही नहीं तो ऊष्मा प्रवाह की दर क्यों बदलेगी, सेम टू सेम रहेगा। तो भैया मेरे पास क्या है, अगर आपका पहले ऊष्मा प्रवाह दर 4 जूल प्रति सेकंड था तो वह आज भी उतना ही मेरे पास रहेगा क्योंकि ताप का अंतर सेम है। ताप कितना उससे फर्क नहीं पड़ता, ताप का अंतर कितना, क्योंकि ऊष्मा जो है वो ताप के अंतर के कारण प्रवाहित होता है। अच्छा वेरी गुड। अगला बात, भिन्न धातुओं के बने बर्तन बिल्कुल एक से हैं, दोनों में समान मात्रा में बर्फ भरा हुआ है, इनमें भरा बर्फ 20 मिनट और 30 मिनट में पूरी तरह पिघलता है, तो इनकी ऊष्मा चालकताओं का अनुपात क्या होगा। समझो, हम जानते हैं कैसा हीट ट्रांसफर मेरे पास जो होता है वो क्या होता है भाई, ताप अंतर के कारण होता है, तो बटे में होता है प्रतिरोध। तो जी हाँ समझते हैं सर, क्यू डॉट का मतलब क्या हम लोग बोलते हैं सर, कितना होता है ये, क्यू डॉट आपका होता है क्यू बटा टी। हाँ सर, अब देखो समान मात्रा की बर्फ को पिघलाने के लिए समान क्यू लगता है, तो भाई क्यू मेरे पास सेम है, क्यू मेरे पास सेम है, लेकिन टाइम अलग अलग है सर, ठीक है। अब मेरे पास बोला गया कि ताप का अंतर, भैया हमारे पास क्या है, ताप का अंतर भैया भिन्न भिन्न धातु है, अंदर बाहर का तापमान बिल्कुल सेम चला, तो भाई ताप का अंतर भी सेम है। अच्छा तो मेरे पास क्या है, इनडायरेक्टली टी समानुपाती है आर के। अच्छा याद करते हैं, क्या चालकता जो होती है, चालकता जो मेरे पास होती है वो आपकी प्रतिरोधकता का उल्टा होता है। यस सर, और तुम लोग जानते हो कि अगर मेरे पास आर है तो आपकी चालकता इससे बिल्कुल उल्टा मेरे पास आएगा। तो इसके हिसाब से T1 बटा T2 ρ2 बटा ρ1। बहुत बढ़िया। तो पहले केस में टाइम कितना 20, दूसरे में कितना 30। चालकताओं का उल्टा अनुपात ये बना हुआ है सजी, हाँ काटो अल्टी पल्टी मारो, तो ρ1 बटा ρ2 से कितना 3/2। ये है इनकी चालकताओं का अनुपात। तो 3/2, अच्छा उल्टा पूछा क्या, रुक जाओ, 20 और 30 मिनट था ना, 3/T2, हाँ ठीक तो यार, रुकना तो भैया, इनकी ऊष्मा चालकताओं का अनुपात भैया, हाँ सही तो है, 3/2 1.5 सही है। आ गया, डन। अगला नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ए और बी समान लंबाई है, व्यक्ति अनुप्रस्थ काट वाले दो तार, मेरे पास क्या है, लंबाई समान है और उनका एरिया समान है, ठीक है, एरिया नहीं, उनका काट अनुप्रस्थ है ना, तो लंबाई समान है एक, तो एल मेरे पास सेम है। उनकी त्रिज्याओं की बात कर रहे हैं, बोला कि ए की त्रिज्या बी से 2 गुना, मतलब ए की जो त्रिज्या है बी की तुलना में डबल है, 2 गुना है। अच्छा अर्थात आर ए बराबर 2R भी बोला हुआ है, तार के दोनों सिरे पे क्या है, नियत ताप अंतर है, कि भाई दोनों के लिए मेरे पास क्या है, ताप अंतर आपका सेम है, डेल्टा टी सेम है, ठीक है। समान दर से ऊष्मा का चलन हुआ है, तो क्यू डॉट भी मेरे पास क्या सेम बोला गया, तो बोलता है दोनों तारों में ऊष्मीय चालकता का अनुपात मेरे पास क्या होगा, है ना। रुकना एक बार, 1 मिनट, हाँ ठीक है सर चलेगा। ऊष्मीय चालकता का अनुपात हमसे जरा पूछा गया, सुना
तो यहाँ पे कहना मैंने थोड़ा जल्दबाजी में आपका वो लगा दिया, क्या बोलते हैं प्रतिरोध वाला, है ना, मैंने गलती से इलेक्ट्रिकल सर्किट वाला फॉर्मूला लगा दिया जल्दबाजी में, ध्यान नहीं रहा। हम लोग सोचते हैं क्यू डॉट से कितना होता है के ए डेल्टा टी बटा डेल्टा एक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से मेरे पास क्या है, ये कितना है क्यू बाई टी हो जाएगा। तो क्यू सेम जा रहा है, समान एरिया है, समान ताप अंतर है, जो आपका टाइम है ना, टाइम वो इनडायरेक्टली के व्युत्क्रम अनुपात, तो इसके हिसाब से क्या है T1 बटा T2 के उल्टे अनुपात में है। टाइम आपको कितना 20 और 30 बोला गया था, ये आपका के का उल्टा अनुपात आएगा, उल्टे पलटे मार दो तो K1 बटा K2 मेरे पास आएगा 3/2 1 पॉइंट। आज क्या थक बहुत गया ना, तो ऐसे सिली मिस्टेक मुझसे बड़ी हो रही है आज। ठीक है चलेगा, इसकी बात कर रहे थे। क्यू डॉट मेरे पास सेम है, तो आपसे चालकताओं का संबंध आपसे पूछा गया, चलो बात करते हैं। सर क्यू डॉट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है के ए डेल्टा टी बटा डेल्टा एक्स। अब उसने कहा है कि दोनों के लिए आपका होने वाला ऊष्मा प्रवाह का दर क्या है, समान है। बात करते हैं Q1 डॉट बराबर कितना, Q2 डॉट मेरे पास आएगा। समझो सर Q1 डॉट कितना पास आएगा, पहले की कंडक्टिविटी एरिया ए, सर एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, तो पाई त्रिज्या आर ए का स्क्वायर, के ए ताप अंतर सेम, समान लंबाई, सर जी हाँ, बराबर दूसरे की चालकता के बी, उसका एरिया पाई आर बी का स्क्वायर, समान ताप अंतर डेल्टा टी बटे डेल्टा एक्स। बहुत बढ़िया, सिंपलीफाई जरा इसको करते हैं, पाई पाई डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा एक्स बात करते हैं। तो यहां से क्या है के ए बटा के बी कितना मेरे पास आएगा, आर बी बाय आर ए का होल स्क्वायर। तो आर बी कितना मेरे पास देखो, आर बी, सर यहां से एक काम करते हैं, आर बी को आर बी रहने दो और आर ए का वैल्यू 2RB लिख दो, इसका करूंगा स्क्वायर, तो आर बी गया, 2 का स्क्वायर होगा कितना 1/4। तो मेरे पास क्या, तो के ए बराबर के बी को भेजेंगे उस तरफ, तो के बी बटे 4 मेरे पास होगा, ये मेरे पास आएगा। तो के ए बराबर कितना के बी बाई 4, ऑप्शन कौन सा डी मेरे पास बनेगा। फिर है क्या, हाँ जी सर बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। अगला, समान लंबाई तथा समान पदार्थ के दो छोटे, भैया लंबाई समान है, यस लंबाई समान, समान पदार्थ, अगर पदार्थ समान होता है मेरे पास उसका के भी सेम आता है, चालकता समान है, ऊष्मा चालकता, दोनों सिरों को जोड़ने पर दी गई ऊष्मा 12 सेकंड में एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाएगी। फर्स्ट केस में टाइम कितना आपने 12 सेकंड बोला गया है, ठीक है। दो छड़ों को हमने क्या है सिरों से जोड़ा है, मतलब क्या, जब आपने उन छड़ों को सिरों से मतलब लाइन बाय लाइन ऐसे पहला और दूसरा ऐसे जोड़ा है, तो उसके लिए जो आपको टाइम कितना 12 सेकंड बोला गया। सर ठीक है, जानते हो सीरीज में है, दोनों का प्रतिरोध जुड़ेगा तो तुल्य से कितना 2R आएगा, ठीक। फिर बोलता है कि आपने उनको जब समांतर में जोड़ा, ऐसे समांतर में जोड़ोगे तो R और R का जो होता है इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध कितना R/2 आता है। और इसके लिए जो टाइम है मेरे पास फर्स्ट केस में तो 12 सेकंड है, और सेकंड वाले केस में टाइम आपसे पूछा गया। चल बात करता हूं, क्या हमने पढ़ रखा है क्या कि Q डॉट या बोले Q बटा T जो मेरे पास है वो ताप का अंतर डेल्टा टी बटे आर इक्विवेलेंट से निकाल सकता हूं। सो जी हाँ, तो बात समझते हैं, दोनों केस में क्या है समान ऊष्मा हमने किया है प्रवाहित, तो Q तो मेरे पास सेम, समान ताप का अंतर है वो भी ठीक है, मेरे पास क्या है T समानुपाती है R इक्विवेलेंट के, तो T1 बटा T2 बराबर R1 बटे R2। चेक करते हैं, पहले केस का टाइम कितना मेरे पास है 12 सेकंड, दूसरे का नहीं पता, फर्स्ट केस में दोनों सीरीज में था तो R प्लस R 2R, यहाँ पे कितना R/2 आएगा, R से R जाएगा 2 गया ऊपर 4, 4 से कटा हुआ कितना 3 बार, तो T2 का वैल्यू कितना बचा 3 सेकंड, पास, वेरी गुड। तो टाइम मेरे पास कितना हो गया 3 सेकंड, यही इसका सही आंसर बनेगा। क्लियर है क्या, हाँ जी सर बहुत बढ़िया, वेरी 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 गुड। अगला सवाल देखो मेरे पास, तो सर मेरे पास क्या है सर, इस बार दो छड़े हैं, उनका K1 K2 आपको दिया हुआ है और बोला गया कि मेरे पास आपका कुल मिला के होने वाला ऊष्मा प्रवाह का दर मेरे पास कितना हो, समझते हैं। तो क्या है दोनों छड़ सीरीज में, यस सर, ध्यान देंगे क्या सीरीज वाले कॉम्बिनेशन के लिए हमने आपको के इक्विवेलेंट निकाल के बताया था क्या, सो कहां बताया, अरे लाला देख रहा सीरीज में बताइए, हाँ सर L1 बाय K1 L2 बाय K2, या फिर अगर सबकी लंबाई समान होता तो कितना K इक्विवेलेंट 2 K1 K2 बटा K1 प्लस K2। अरे हाँ सर, तो ऐसे सा काम कर सकते हैं क्या, तो वापस वहीं पे सवाल पहले, भैया आओ 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 आओ, कहां पर गया, आ गया इरा। तो देखो लंबाई समान है तो इनका जो होगा K इक्विवेलेंट सर कितना 2 K1 K2 में कितना K1 प्लस K2, समझते हैं। तो 2 K1 का वैल्यू 3,
K2 का वैल्यू 6, 3 + 6 सिंप्लीफाई करते हैं तो 12 नहीं कितना 36 आएगा पर 36 सर कितना 9 काट कितना 4, मुझे मिल चुका के तुल्यांक मिल चुका है। तो होने वाला हीट ट्रांसफर से कितना के ए डेल्टा टी बटा डेल्टा एक्स बात करते हैं। तो के कितना आया है 4, एरिया कितना है सर एरिया कितना 0.1 मीटर स्क्वायर, ताप का अंतर 100 से 0 तो ताप का अंतर कितना 100 हो गया, लंबाई कितना है 10 + 10 20 मीटर होगा। बहुत बढ़िया, एक पॉइंट से एक जीरो काटो है ना, एक जीरो से एक जीरो काटो, 2 से भाग दिया कितना 2 बार, तो कितना आंसर आएगा 2 जूल प्रति सेकंड, इतना आपका ऊष्मा प्रवाहित हो रहा होगा। तो ऐसे मेरे पास सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, उनका के तुल्यांक निकाल के प्रवाहित होने वाला कुल ऊष्मा की संचरण कुल ऊष्मा संचरण की तरह आप लोग निकाल सकते हो। बात करते हैं ऊष्मीय स्थायी दशा, स्थायी मतलब जो समय के साथ चेंज नहीं होता है ना, स्थायी का मतलब जो समय के साथ चेंज नहीं होता है। स्थायी दशा में 20 सेंटीमीटर लंबी छड़ के गर्म और ठंडे सिरों का तापमान दे रखा है। छड़ के बीच में बीचों बीच कितना तापमान होगा, वे देखो बीच वाला ताप पूछा है क्या, यस सर, याद करो मैंने कहा था ये मेरे पास छड़ है, चलेगा, बोला गया मेरे पास क्या कि कुल लंबाई है इसका 20 सेंटीमीटर, ठीक है, बीच की बात कर रहा है मतलब ये कितना 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना 10 सेंटीमीटर, यहाँ का तापमान T1 यहाँ का तापमान T2, सही हाँ, मैंने कहा था कि सर सीरीज में है तो दोनों से समान ऊष्मा मेरे पास प्रवाहित होगी, सेम टू सेम है ना, हाँ सर। तो Q का वैल्यू T1 - T, सर T1 कितना मेरे पास है 100, ये कितना 20, तो 100 से T तक जाने के लिए, तो 100 से T तक गया ऊष्मा L बटा K इंटू ए, तो K इंटू ए मेरे पास बनेगा, जानते हैं क्या, ये आपका होता है ऊष्मीय प्रतिरोध, बराबर होगा इसके लिए T माइनस निम्न ताप, T - 20 L बटा के ए, तो L बटा के इंटू ए। तो बहुत बढ़िया, अब से क्या है दोनों छड़े बिल्कुल एक जैसे तो कट जाएगा कितना मेरे पास आएगा 100 माइनस का T बराबर T - 20, भी इसको लाऊंगा इस तरफ, इसको जाऊंगा इस तरफ, कितना होगा 2T बराबर 120 और T का वैल्यू कितना 60, ये आपका आंसर है। क्लियर है क्या, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारे पास तो इस बार इनकी लंबाइयां अलग है और इनका पदार्थ भी अलग है, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां से यहां जाएगा तो है ना कि हीट ट्रांसफर रेट समझते हैं, तो हीट ट्रांसफर रेट मेरे पास क्या है उच्च ताप से निम्न की ओर, मतलब कि ताप का अंतर बटे आपका कौन सा प्रतिरोध है ना, थर्मल रेजिस्टेंस। अच्छा L बटा के ए पढ़ते हैं क्या, यस सर, तो L कितना 18 बटे में के, सर के किसका तांबे का किधर, तांबे का ऊष्मा चालकता गुणांक के कोपर 9 गुना है किसका स्टील का, तो बात कर लेते हैं, तो मेरे पास क्या है तांबे का गुणांक है ना, ये हो गया, और एरिया L बटा के इंटू ए, एरिया दोनों का सेम दिखता है, तो यहां से T से जाएगा 0 पे ऊष्मा, तो T - 0, इसकी लंबाई कितना 6 और K कितना स्टील का होगा इंटू कितना एरिया, चल जाएगा दोस्त, सजी हाँ। सिंपलीफाई जरा इसको करते हैं, 6 से काटेंगे 3 बार में, A से A जाएगा, तो समझना क्यों T माइनस K कोपर गया ऊपर सवेटे में कितना 3, K कोपर, ये रहा T और K स्टील गया है ऊपर, आओ भाई, तो 100 माइनस का T बटे में कितना 3, K कोपर, भाई K कोपर कितना है 9 गुना है K स्टील का, कितना पास T इंटू K स्टील हो गया, तो जी हाँ, ले भैया आओ सॉल्व करते हैं, तो K स्टील गया 9 को करेंगे गुणा, 3 से काट पहले 3 बार में, गुणा बराबर कितना 300 माइनस का 3T बराबर में कितना T, ये जाएगा उस तरफ, 300 बराबर का कितना होगा 40 भाग 2, तो T का वैल्यू कितना 300 बटे में 4, 25 इंटू 3 कितना 75, चल जाएगा सर जी हाँ। तो 75 ऑप्शन कौन सा पहला, ये आपका सही आंसर बनेगा, ठीक है। बात करो भैया, बर्फ बनने का समय की बात कर रहा है, याद करते हैं कल हमने जब आपको ये चीज समझाया था कि सर टाइम पे कितना मेरे पास था, सर ये था आपका रो L/2 कितना था, ओहो रुक जाओ भाई, फॉर्मूला थोड़ा मैं भूल जाता हूँ भाई, मैं तो करूंगा चीटिंग क्योंकि मेरे को एग्जाम देना नहीं है, तो मेरे को फॉर्मूला याद रखने की जरूरत भी नहीं है, तो अपने लिए जो होगा फॉर्मूला कहाँ गया बर्फ बनने का समय, बर्फ जमने का समय कहाँ है, वही रहा
रो एल बाय 2 के थीटा, रो एल बाय 2 के थीटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, समझ जाओ यार, थक गया आदमी, है ना, ऐसे करता है सवाल पे। अरे यार मैं तो थक गया रे, कैसे कैसे काम चलेगा, अभी तो बहुत सारा काम करने का है। ये रहा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बताया, रो एल बटा 2 के थीटा मोटाई x2 स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ध्यान देंगे, क्या टाइम टी समानुपाती है आपकी अंतिम मोटाई का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। तो बात करते हैं, तब प्रारंभ का समय, बाद का समय। शुरुआत में मोटाई से हमने कितना 1 सेंटीमीटर बनाया, ठीक है, मेरे पास क्या है, अंतिम लंबाई 1 का स्क्वायर, प्रारंभिक 0 का स्क्वायर। बाद में 1 से 2 किया तो अंतिम लंबाई 2 का स्क्वायर, प्रारंभिक 1 का स्क्वायर चलेगा। शुरुआत का समय से कितना 12 मिनट, बाद का मेरे को निकालने का है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 1, 1/3 करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 × 12 कितना 36 मिनट आपको लगेगा, मतलब कि कुल मिला के 12 मिनट से 24 मिनट से भी अधिक यह आपका समय लगने वाला है। क्या आपको क्लियर है क्या? हाँ जी सर, मेरे हिसाब से इसमें हमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या? हाँ जी सर, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। आगे बात करते हैं, ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधा जिसमें गतिमान कणों द्वारा आपका होता है संचरण। ऊष्मा का कौन सा संबंध, याद करो कि भैया संबंध में ही आपके घनत्व के कारण हल्का वाला ऊपर, भारी वाला नीचे आता है। हाँ सर, कण आपके वास्तव में गति करते हैं तब जाके ऊष्मा का आपका संचरण होता है। ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि जो गुरुत्वाकर्षण पे आधारित है, कौन सी? वही आपका संबंध, कि प्राकृतिक संबंध जो होता है वो ग्रेविटी की वजह से ही होता है, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगला, ऊष्मा के स्थानांतरण की दर किस विधि में अधिकतम होता है? अगर बात करें बिना माध्यम, बिना माध्यम सबसे फास्ट आपका होता है विकिरण, है ना, विदाउट मीडियम। वैसे कायदे से क्वेश्चन में लिखना चाहिए विदाउट मीडियम, लेकिन अगर बात करें माध्यम के साथ, तो माध्यम के साथ सबसे फास्ट होता है ये वाला विद मीडियम, कि भैया अगर माध्यम का इस्तेमाल किया जाए, माध्यम का इस्तेमाल किया जाए तो सबसे फास्ट है। तो कौन सा? फोर्स्ड कन्वेक्शन। फोर्स्ड कन्वेक्शन, या भाई समझो कि मान लो एक तवा है, एक तवा है, खाना बनाने का तवा, हाँ सर, उसको आपको क्या करना है? ठंडा करना है। एक तो रेडिएशन से वो टाइम के साथ धीरे धीरे ठंडा होगा, दूसरा तो उसको डाल दो पानी के नीचे, पानी लगातार चलता रहे, नल के नीचे रख दो, सब पानी बहता रहेगा, चलता रहेगा, तो भाई किस केस में जल्दी ठंडा होगा सर? उस वाले में। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा, उसके आधार पर हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। लगा दोस्त? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऊष्मा के अच्छे अवशोषक सर क्या होते हैं? सर अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, आपके किरचॉफ का नियम, तो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है मेरे पास? समझना कि चिकने पृष्ठ की अपेक्षा में खुरदरा पृष्ठ अच्छा उत्सर्जक होता है। समझा? एक बात समझते हैं, चिकने और आपके खुरदरे से फर्क क्या पड़ता है, समझ जाता है। देखो, मेरे पास स्मूथ सरफेस होती है, स्मूथ सरफेस जो होती है सर, उसमें क्या होता है? रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा होती है, तो एब्जॉर्प्शन कम होता है। और जो रफ सरफेस होता है सर, रफ सरफेस से रिफ्लेक्टिविटी कम होता है और एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। हमने कहा कि जो अच्छा अवशोषक वो अच्छा उत्सर्जक भी होता है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर इसमें एब्जॉर्प्शन कम है तो इससे उत्सर्जन भी कम होगा। अगर ये अच्छा आपका अच्छा एब्जॉर्बर है, अच्छा अवशोषक है, तो अच्छा उत्सर्जक भी होगा। बहुत बढ़िया। तो हम कह रहे हैं कि स्मूथ सरफेस से उत्सर्जन कम होता है, रफ सरफेस से ज्यादा होता है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? चिकने पृष्ठ की अपेक्षा खुरदरा पृष्ठ अच्छा उत्सर्जक होता है, बिल्कुल सही बात है ना। उच्च कोटि की चमकदार पृष्ठ अच्छे उत्सर्जक होते हैं। स्मूथ चिकना, है ना, जो शानदार आपका चिकना सरफेस होता है वो अच्छा उत्सर्जक नहीं हो सकता, वो कम होता है, वो खराब होता है। क्या बोलते हैं? उच्च कोटि के चमकदार, ना सर, यही गलत है, यही आपका आंसर है। कृष्ण पिंड बोले तो ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी श्वेत की अपेक्षा अच्छे अवशोषक होते हैं। हमने बोला है कि ब्लैक बॉडी आपका परफेक्ट एब्जॉर्ब होता है, सब कुछ आने वाले को एब्जॉर्ब कर लेता है। मेरे पास क्या होता है? ये अच्छा उत्सर्जक भी होता है। हमने बोला किरचॉफ का नियम कि जो अच्छा अवशोषक है वो अच्छा उत्सर्जक भी होता है। तो भैया ब्लैक बॉडी अच्छा एब्जॉर्ब भी करता है और अच्छा एमिट भी कर देता है। चलेगा? हाँ जी सर। बात करें अगला, एक चमकीली धातु की प्लेट को जिस पर एक रुक्ष काला धब्बा है लगभग 1400 केल्विन तक गर्म किया जाता है और तेजी से अंधेरे कमरे में लाया जाता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? समझो, काला धब्बा है, ब्लैक बॉडी है, तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब उसी ने किया होगा। अब जब उसको अंधेरे कमरे में लेके जाओगे तो सर वो काला धब्बा
ज्यादा उत्सर्जन भी तो करेगा। हाँ सर, ब्लैक बॉडी जितना अच्छा एब्जॉर्ब करता है उतना ज्यादा उत्सर्जन भी करता है, तो जितना अच्छा उत्सर्जन करेगा उतना ही ज्यादा वो अंधेरे में चमकेगा। ओह, तो मेरे पास क्या है, आपका जो काला धब्बा है वो बाकी प्लेट की तुलना में ज्यादा चमकीला दिखता है। अच्छा, तो प्लेट की अपेक्षा धब्बा ज्यादा चमकीला नजर आता है सर, क्यों? क्योंकि वो अच्छा उत्सर्जन कर रहा है, लाइट वहां से ज्यादा बाहर निकलता है। अगला, सूर्य और चंद्रमा से प्राप्त प्रकाश की अधिकतम तीव्र भाग के तरंगदैर्घ्य आपको दे रखा है, तो उनके तापमान का अनुपात बताऊं। सर, वीन के नियम के अनुसार लैम्बडा एम इंटू टी से क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहां से लैम्बडा समानुपाती 1/t के, तो लैम्बडा 1 बटे लैम्बडा 2, T2 बटा T1। सर जी हाँ, हमसे क्या बोला, तापमान का अनुपात पूछा। तो देखो भैया, T1 बाई T2 कितना आएगा, T1 बाय T2 लैम्बडा के उल्टे अनुपात में आएगा लैम्बडा 2 बाय लैम्बडा 1। लैम्बडा 2 कितना, 10 की पावर माइनस का 4, 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, पावर काटो, माइनस का 2 बचेगा, माइनस हो जाएगा ऊपर, तो 100 बटा पॉइंट का 5, पॉइंट आएंगे, जीरो लगाएंगे भी, काटो कितना, 200। 200 मेरे पास इसका क्लियर है क्या? ऑप्शन डी आपका सही 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 आंसर बनने जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। यहाँ बात करते हैं अगला, क्या लगा मेरे पास कि एक कृष्ण का बोले तो ब्लैक बॉडी अधिकतम तीव्रता वाले विकिरण से 5000 एंगस्ट्रॉम का उत्सर्जन करती है। उसका तापमान कितना, 1227। मैं इसमें 273 जोड़ना तो आपको भाई तापमान कितना, 1500 केल्विन मिलेगा। ठीक है, यदि उसका तापमान 1000 डिग्री और बढ़ा दें, 1500 पहले ही था, अब कितना, 1000 बढ़ा, कितना कितना 1600 केल्विन हो गया। आपने 1000 बढ़ाया ना? हाँ सर, बात तो क्लियर है। चलेगा क्या भाई, सॉरी 1000 बढ़ा ना, 1000 1000, ओहो 1000 बढ़े में 2500 आएगा, 1000 जोड़ा भाई, 1000 जोड़ा 1000, 2500 हो जाएगा। 1500 में 1000 जोड़ दो, 2500 हो जाएगा। ठीक है, तो उत्सर्जित विकिरण की अधिकतम तीव्रता किस तरंगदैर्घ्य पे आएगी? हम जानते हैं ना भाई, लैम्बडा इंटू टी होता है कांस्टेंट, तो लैम्बडा 1 T1, लैम्बडा 2 T2। पहले केस में लैम्बडा कितना भैया, 5000 है, तापमान कितना मेरे पास 1500 है। बाद का लैम्बडा 2 निकालने का है, तापमान कितना 2500 है। बहुत बढ़िया, 2500 से काटो 2 बार में, 2 इंटू 1500 कितना बचेगा, 3000। 3000 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन कौन सा, बी चलेगा दोस्त। हाँ जी सर, वेरी गुड वेरी गुड। अगला बात समझते हैं, मेरे पास क्या अलग अलग रंगों की बात करते हैं। देखो 3 तारे हैं, ए बी सी, ए बी सी, 3 अलग अलग तारे समझते हैं। बोला गया है कि ए तारा मेरे पास लाल रंग का है, रेड रेड, ठीक है, और बी वाला मेरे पास क्या है, ब्लू कलर का है, और जो सी वाला है वो मेरे पास येलो कलर का है। अच्छा चलेगा, ओके। बोला गया है कि इनमें से किसका तापमान सबसे ज्यादा मेरे पास होगा? हम जानते हैं भैया, तो लैम्बडा व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/t के, या बोले टी मेरे पास व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/लैम्बडा के। तो तुम्हें मैं आपको पता होना चाहिए कि लाल रंग का जो होता है लैम्बडा वो सबसे ही ज्यादा होता है, यस सर, और ब्लू कलर का सबसे ही कम होता है, वो तो भाई साहब बीच में आते हैं। ठीक सर, तो जिनका लैम्बडा ज्यादा उनका तापमान कम, तो लाल रंग का जो तारा है बोले तो ए का तापमान सबसे कम होगा, बी का तापमान सबसे ज्यादा होगा, और सी वाला इनके बीच में रहेगा। तो बात करते हैं, तो ए का तापमान सबसे कम, ए का अधिकतम झूठ, ए का अधिकतम झूठ, बी का तापमान अधिकतम, यस सर, बी का तापमान अधिकतम, ए का न्यूनतम, और सी वाला उनके बीच में, ऑप्शन सी परफेक्टली करेक्ट आंसर। चलेगा दोस्तों? हाँ जी सर, वेरी गुड। आगे बात करता हूं सर, आपका यही ऊर्जा विकिरण के धर्म से पूछा गया, बोला गया कि ई आपका ऊर्जा होता है विकिरण तापमान टी पर, जब तापमान को आधा कर दूंगा तो विकिरण की दर पे क्या फर्क पड़ेगा? सर, आपके स्टीफन के नियम के अनुसार ई समानुपाती टी की पावर 4 की होता है, तो इसके हिसाब से T1 बाय T2 कितना मेरे पास आएगा, T1 बाय T2 का पावर 4। तो E1 कितना, E, T2 कितना नहीं पता, तापमान पहले कितना T, अभी कितना T बाय 2 है, पावर कितना 4 है, तो T से T गया, पावर 2, ये 2 जाएगा ऊपर, तो 2 की पावर 4 से कितना होता है 16। तो भैया मेरे पास क्या यहाँ से आने वाला E2 कितना बचेगा, E बाय 16, ये इसका आंसर बनेगा। E बाय 16 कौन सा आएगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है क्या? हाँ जी सर, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे जरा बात करते हैं, क्या देखो क्या बोलता है, एक ब्लैक बॉडी है, उससे हमारे पास लैम्बडा नॉट तरंगदैर्घ्य की अधिकतम ऊर्जा निकलता है। कृष्ण पिंड का ताप इस प्रकार परिवर्तित होता है कि अब आपको अधिकतम ऊर्जा इस लैम्बडा पे मिलता है, तो हमसे उत्सर्जित होने वाली शक्ति कितना गुना बढ़ जाएगी? चलो बात करते हैं।
कि हम जानते हैं कि लैम्बडा इंटू टी मेरे पास क्या है, कांस्टेंट होता है वीन के नियम के अनुसार। तो यहाँ से तापमान का जो अनुपात है वो लैम्बडा के उल्टे अनुपात में आएगा। यस सर। तो बात का सर लैम्बडा कितना, 3 लैम्बडा बटा 4। पहले कितना लैम्बडा, काटो में कितना 3 बटा। और सर तापमान नहीं पूछा, उसने पूछा कि आपकी विकिरण की जो शक्ति है वो कितना चेंज हुआ है। हम जानते हैं क्या, आपका उत्सर्जन क्षमता या बोले आपकी एमिसिव पावर टी की पावर 4 के समानुपाती होता है। यस सर। तो इसके हिसाब से E1 बटा E2 कितना पास आएगा, T1 बटा T2 का पावर 4। T1 कितना, अनुपात कितना 3 बटा 4 पावर 4। तो 3 की पावर 4 कितना है पास 81 आएगा। 4 की पावर 4 कितना पास आएगा 256 आएगा। तो ठीक है, जरा करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। बोल रहा है कितना गुना बढ़ेगा, तो E2 जो है वो सिंपली 256 बाय 81 टाइम से भाई किसका, E1 का। तो आपकी जो शक्ति है वो पुराने वाले का 256 बटा 81 गुना बढ़ जाएगा। चलेगा दोस्त? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, अगला सवाल। तो देखो इस बार मेरे पास क्या है, वस्तु का तापमान 200 400, दो वस्तु है, दो अलग अलग धातु हैं। 273 जोड़ोगे तो इसका तापमान 473, इसमें भी 273 जोड़ोगे कितना 673। हम जानते हैं, और वायुमंडल का भी तापमान दे रखा है कितना 300 क्या, हम जानते हो। तो आपके पास वायुमंडल भी होता है तो आपका जो उष्मा विकिरण की दर है वो समानुपाती, वस्तु का तापमान माइनस वायुमंडल का तापमान। सर जी हाँ। तो इसके हिसाब से पहले का और दूसरे का जो उष्मा विकिरण की दर है, पहले वस्तु का तापमान 473 की पावर 4 माइनस वायुमंडल 300 की पावर, दूसरे के लिए 673 की पावर 4 माइनस वायुमंडल का पावर 4। यस सर। तो यही इनका अनुपात आएगा। बहुत बढ़िया। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी, ये आपका आंसर हो गया। चलो बात करते हैं न्यूटन का शीतलन नियम क्या होता है। भाई ये मेरे पास क्या होता है, स्टीफन के नियम का एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट होता है। बोलता हूं स्टीफन के नियम की एक स्पेशल कंडीशन वाला केस होता है आपका न्यूटन का शीतलन का नियम। मैंने कहा था कि जब ताप का अंतर वस्तु और वायुमंडल में 35 से कम होता है तब ये आपका लगता है। अच्छा, तो इसका स्पेशल केस था ये। बात करें आगे, क्या बोलते हैं, गर्म पानी पहले मेरे पास 10 मिनट में 60 से 50 तक ठंडा होता है। समझो कि 60 से 50 तक ठंडा होने में सुबह टाइम कितना 10 मिनट लगता है। हमें बताया ना कि सर टाइम के साथ क्या होता है, याद करो कि जो शीतलन का दर होता है ये समानुपाती होता है वस्तु का तापमान माइनस वायुमंडल का। तो देखो अब जैसे जैसे वस्तु ठंडा होगा, जैसे जैसे वस्तु ठंडा होगा, वस्तु के ठंडा होने से उसका तापमान ये तो कम हो रहा है, ये तापमान कम होगा तो ये जो अंतर है ये भी तो लगातार कम होगा, और इसका कम होना मतलब ठंडा होने की जो दर है वो लो हो जाएगा। वस्तु ठंडा लगातार होगा लेकिन अब धीमे धीमे ठंडा होगा, तो जो काम पहले 10 मिनट में हुआ था अब वही काम होने में ज्यादा टाइम लगता है। अच्छा, तो मैं कह रहा हूं कि सर कि पहले 10 मिनट में 60 से 50 ठंडा हुआ है, तो बोला सर अगले 10 मिनट में सर क्या, तो हमने कहा अब ठंडा होना थोड़ा स्लो हो चुका है, स्लो हुआ है तो 50 से, पहले 10 का अंतर था अब 10 का नहीं आएगा, जो भी आएगा 40 से प्लस का ही आएगा, 40 से प्लस का आएगा। तो 40 से प्लस कितना भैया, कहां गया, इसने निकट तापमान, अरे यार इसने वायुमंडल का तापमान पूछा, कर देता हूँ, बड़ी बात नहीं। ले भैया देखो मैंने पढ़ रखा है कि ताप का अंतर T1 माइनस T2 बटे में समय बराबर आपका नियतांक C, औसत तापमान T1 प्लस T2 बटा 2 माइनस का T0। लगाते हैं पहले केस में 60 से 50 ठंडा हुआ है 10 डिग्री, टाइम कितना 10 मिनट, कांस्टेंट C नहीं पता, औसत तापमान 60 और 50 का औसत कितना आता भैया 55 माइनस कितना T0 नहीं पता। सेकंड केस में आपका 42 तक ठंडा हो गया, तो 50 से 42 मतलब 8 डिग्री ठंडा हुआ है, सेम टाइम 10 मिनट में, कांस्टेंट C नहीं पता, हमें चाहिए औसत। 50 और 42 का औसत, सर देखो भैया 8 का डिफरेंस है। यस सर, तो मेरे पास कितना आएगा 40 कितना है 46, हाँ सर 46 आया, तो 46 आएगा इनका औसत माइनस कितना वायुमंडल का तापमान T0। बहुत बढ़िया, इनका भाग देते हैं, भाग दो 10 10 गॉन, सी गॉन, 10 बटा 8 काटो भैया 2 से, 5 बटा 4 आएगा सर जी हाँ। तो कितने पास आया, यह है 5 बटे 4, कितने पास हुआ 55 माइनस का T0 डिवाइड में कितना 40 माइनस T0, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 40 200 माइनस 5 T0 डन, 4 इंटू 55 का कितना पास आएगा, ये 220 माइनस का 4 T0 चलेगा। इसको लाते हैं इस तरफ, इसको लाते हैं इस तरफ, कितना पास आएगा, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, रुको रुको 4 5 20 4 5 20 220 तो है, तो कुछ गड़बड़ हुआ है,
45 420 रुकना, अरे 46 था भैया, 46 था, 46 था ये, कितना बचा? 5 6 30, 5 4 20 230, ठीक है। तब तक कितना 10, ये कितना टी नॉट, तो टी नॉट का जो लेवल कितना 10 डिग्री सेल्सियस निकल कर आया। बहुत बढ़िया। ये आपका वो सवाल हम बता रहे थे कि भाई आपकी कूलिंग थोड़ी सी स्लो हो जाती, तो हमने वही कहा था कि अगर मेरे पास क्या है, पहले वस्तु का तापमान 60 से 50 डिग्री हुआ है किसी समय में, किसी समय 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर आपका अगर 60 से 50 ठंडा हुआ, तो अगले 10 में इससे कम ठंडा होगा। मतलब पहले अंतर अगर 50 का था, मेरे पास अगर पहले अंतर 50 का था, तो अब 10 का अंतर था पहले, तो अब जो अंतर है वो 10 से कम का, मतलब 50 से जब ठंडा होगा तो जो भी है 40 से ऊपर का ही तापमान आपको मिलेगा, क्योंकि स्लो ठंडा हो रहा है, स्लो है, तो 40 से ऊपर का तापमान आपको मिलेगा। ठीक है, चलेगा, ये आपका होता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे सारे करने आपको क्लियर रहा होगा। ठीक है, मैं तो बच्चों के लिए बोलता हूँ, ये अपन रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन, ये आपको बिल्कुल वो नहीं कि भैया सर हमें ऑलरेडी सब कुछ नहीं पता हो तो हम बिल्कुल क्या यहाँ से पढ़ सकते हैं, नहीं, ये सिंपल आपका शॉर्ट रिवीजन है, जिसमें आपको पूरा चैप्टर को बहुत फास्ट, बहुत तरीके से रिवाइजन करवाया जा रहा है। डिटेल में पढ़ने के लिए आपको वन शॉट देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा।